पाकिस्तान वो मुल्क है जहां पर पोलियो का खात्मा करना हम मुमकिन ही नहीं कर पाए हैं। नंबर स्ट्रांग नहीं है, लेकिन अपोजिशन का स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। चाय बड़ी अच्छी बनाती है। चाय बड़ी अच्छी बनाती है, बहुत मशहूर है चाय हमारी। कोयटा मुझे बुलाया, मेरे लिए डोला का ऐलान किया, तो उसमें भी लोगों ने बड़े काटाकुटी की। पाकिस्तान को एक डिजिटल मईशत बनाने का ख्वाब जरूर दिखाया जाता है। कभी चीनी महंगी होगी तो 75% आपको चीनी नहीं मिलेगी। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। अस्सलामुअलैकुम जनाब, दुनिया बोल है में खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं मुदस्सिर इकबाल और आज के दिन आपके लिए बहुत अच्छा गुजरे, इसी उम्मीद, इसी दुआ और इस तवक्को के साथ प्रोग्राम का आगाज करने जा रहे हैं। और आज प्रोग्राम का आगाज हमेशा की तरह एक अच्छी बात से करेंगे, और अच्छी बात यह है कि माजूरी से इनकार, जिंदगी से प्यार, 2 कतरे हर बार। मुल्क भर में आज से इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज हो रहा है, जिसमें तकरीबन 4.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाने के लिए पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। आप भी नन्हे फूलों को पोलियो के कतरे पिलाएं ताकि वो जिंदगी भर माजूरी से महफूज रहें। इसके साथ ही एक अहम बात जो है कि पाकिस्तान वो मुल्क है जहां पर पोलियो का खात्मा करना हम मुमकिन ही नहीं कर पाए हैं। पाकिस्तान के इर्द गिर्द के हमसाया ममालिक हों, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हों, तीसरी दुनिया से ये तेजी के साथ पोलियो जैसा मर्ज खत्म हो रहा है। लेकिन अफसोस सदअफसोस के पाकिस्तान में एक खास किस्म का प्रोपेगेंडा इस बीमारी के हवाले से किया जाता रहा है और अब भी जारी है कि ये 2 कतरे पोलियो के जो पिलाए जाएंगे वो शायद बच्चों में किसी किस्म की और बीमारियां, माजूरियां पैदा कर सकते हैं। हालांकि जिन जिन लोगों ने इस किस्म का अमल किया, आज वो पछता भी रहे हैं, सोच भी रहे हैं कि उन्होंने अपनी आने वाली नस्लों के साथ क्या किया है। मुतअद्दिद ऐसे केसेस हैं, चाहे वो कराची हो, चाहे वो लाहौर हो, चाहे पाकिस्तान के दीगर बड़े शहरों, और ख़ास तौर पर जो खैबर पख्तूनख्वा के कुछ ऐसे इलाके, बलूचिस्तान के कुछ ऐसे इलाके और पंजाब और सिंध में भी कुछ ऐसे इलाके जहां पर बाकायदा इस हवाले से जितनी भी पोलियो की टीम्स हैं उन पर हमले भी किए गए, उनको ज़दोकोब भी किया गया, उनको वहां से भगाया गया और ये कहा गया कि हम किसी तरह से भी ये पोलियो के कतरे नहीं पिलाएंगे। लेकिन अब भी ये मुहिम जारी है और गुजारिश है कि आप अपने बच्चों का, इस मुल्क का मुस्तकबिल महफूज बनाइए। अब बढ़ेंगे अब बड़ी खबर की जानिब। किसके सर सजेगा पंजाब और सिंध की हुक्मरानी का ताज, फैसला होगा आज। मरियम नवाज पंजाब की बागडोर संभालने को तैयार। सिंध में मुराद अली शाह वजीर आला होंगे। फिर एक बार वजीर आजम के इंतखाब के लिए कौमी असम्बली इजलास अब तक बुलाया न जा सका। चाय के होटल से चैंपियन बनने तक का सफर, अपनी जद्दोजहद से सबको हैरान करने वाले पाकिस्तानी किक बॉक्सर आगा कलीम ने थाईलैंड में वर्ल्ड चैंपियनशिप पर नजरें जमा ली। तैयारी कैसी है? फख्रे पाकिस्तान आज होंगे दुनिया बोल है में मेहमान। अपने शहर की दीवारों को संवारने का मिशन, नवाब शाह के सारंग सिंधु गामजन मारूफ वॉल आर्टिस्ट किस तरह शहरों को खूबसूरत बना रहे हैं। सिंधु की कहानी सुनेंगे उन्हीं की जबानी। और पीएसएल में कोयटा की विनिंग स्ट्रिक टूट गई। मुल्तान सुल्तान ने हरा दिया। पेशावर और लाहौर के दरमियान कांटे की टक्कर, ज़ल्मी से शिकस्त के बाद कलंदर्स का इवेंट में सफर अगर मगर से मशरूत हो गया। तो गर्मा गर्म खबरें जो हैं, बड़ी और छोटी, वो सब आज के प्रोग्राम में शामिल होंगी। लेकिन एक तरफ मैच चल रहा है ऐवान में और दूसरी तरफ पीएसएल चल रहा है मैदान में, तो दोनों की खबरें आज प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लेकिन अब कुछ बात कर लेते हैं सोशल मीडिया के ट्रेंड्स के हवाले से भी। पंजाब और सिंध में वज़ीर आला का इंतखाब आज होने जा रहा है। पंजाब में मरियम नवाज और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के राना आफ्ताब अहमद मद्दे मुकाबिल हैं, जबकि सिंध में पीपल्स पार्टी की जानिब से वज़ारत आला के उम्मीदवार मुराद अली शाह हैं, जबकि एमक्यूएम ने अली खुर्शीदी को अपना उम्मीदवार सिंध में नामजद कर रखा है। इससे कबल गुज़श्ता रोज़ पीपल्स पार्टी के उवैस शाह को स्पीकर सिंध असम्बली मुंतखब किया गया। सिंध असम्बली के इस सेशन की ख़ास बात है कि एंथोनी नवीद का डेप्टी स्पीकर के लिए इंतखाब था, क्योंकि वो इस ओहदे पर बराजमान होने वाले पहले रुकन है जिनका ताल्लुक
मसीही बरादरी से है। हम बात करेंगे, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा मेंबर असम्बली डॉक्टर अरशद वोहरा साहब। बहुत शुक्रिया अरशद वोहरा साहब आपके वक्त का। आज सिंध, जो आपके कराची शहर सबसे ज़्यादा मैंडेट आपको मिला है, कौमी में भी सूबाई में भी, लेकिन 2/3 अक्सरियत से ज़ायद इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्रवेल कर रही है कि वो वज़ारत आला के लिए अपना उम्मीदवार कामयाब करार दे ले। ये वर्किंग रिलेशनशिप बड़ा अहम है और ये भी ज़रूरी है कि मद्दे मुकाबिल आपकी जमात जो है वज़ारत आला के लिए कंटेस्ट भी करे। सर, ये अब कितना बड़ा चैलेंज होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए हुकूमत और आपका अपोजिशन में आना सिंध में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? जी फर्स्ट क्लास करम है। देखिए, बात आपकी ठीक है कि ये 2/3 मेजोरिटी जो है सिंध असेंबली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है और मैं ये समझता हूँ कि MQM के पास 28 प्लस जो रिजर्व सीटें आ जाएंगी तो उसके बाद MQM के ऊपर एक भारी जिम्मेदारी है। जाहिर सी बात है कि अपोजिशन के नंबर्स स्ट्रांग नहीं है, लेकिन अपोजिशन का स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए हमें पता है कि जाहिर सी बात है स्पीकर का या डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन हो या चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन हो, लेकिन हमने बिल्कुल एक क्लियर जो है जिसको कहना चाहिए कि एक अपोजिशन का किरदार हमने अदा करना है। जहां जहां पीपल्स पार्टी अच्छा काम कर रही होगी हम उसको अप्रिशिएट भी करेंगे और जहां कोई गलत काम हो रहा होगा वो हमारा फर्ज होगा कि उनको जो है वो वहां पर उनको जो है नोटिफाई करें, उनको बताएं कि भाई ये काम आप गलत कर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड मैं ये समझता हूँ कि देखें, अगर तो MQM के इस वक्त चाहे वो कौमी असेंबली के उम्मीदवार हों चाहे सूबाई असेंबली के उम्मीदवार हों, MQM के उम्मीदवारों को इस वक्त ये जिम्मेदारी दे दी गई है कि आप अपने अपने हलकों में टोटली आप जितना टाइम वहाँ अपना स्पेंड कर सकते हैं करें। वहाँ के लोगों के मसाइल को जो है वो फिर एड्रेस भी करना है, मसाइल को सुनना भी है, उनको एड्रेस भी करना है, ताकि जो है आवाम को ये पता चले कि भाई हमने जो मैंडेट दिया है ये लोग हमारे दरमियान थे, हमारा 2018 का मैंडेट हमें वापस मिल गया है और अब हमने अपने काम से आवाम को बताना है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो आवाम की अपनी ही जमात है। डॉक्टर अरशद वोहरा, वो अपने काम से बताने के लिए भी ज़रूरी है कि जो आप लोगों के मंशूर में चीज़ शामिल थी और वो थी खुद मुख्तारी के हवाले से जो हुकूमतें मकामी हैं, एक तरफ तो आप विफाक में हुकूमत का हिस्सा होंगे, यहाँ अपोजिशन में होंगे और उसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ काम किया जाए। वो जो तरीक़ाकार है वो कैसे फिर होगा? क्या विफाक में आपकी आइनी तरमीम की जो शराइत हैं वो पूरी हो रही हैं, उस पर बात हो रही है, उस पर क्या अपडेट? देखें, बिल्कुल आपका कहना सही है कि जब तक वफाक को हम रिलेट नहीं करेंगे, हमारी वफाक में नुमाइंदगी है और एक अच्छी नुमाइंदगी है। मैं समझता हूँ कि हमारे जो है 17 MNAs जो कि अब 22 हो जाएंगे रिजर्व सीटों के साथ, तो वो एक अच्छी नुमाइंदगी है और हमारी जो है जितनी भी अभी तक मीटिंग्स हुई हैं काफी प्रोग्रेसिव मीटिंग्स हुई हैं और हमने PMLN से, क्योंकि PMLN को हमने वो 3 नकात हमने जो दिए थे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम चाह रहे हैं ताकि जो है वो हम आर्टिकल 140 को मजीद डिफाइन करके और इख्तियारात को डिस्ट्रिक्ट की, तहसील की और यूनियन काउंसिल की सतह तक मुंतकिल किया जा सके, चाहे वो फाइनेंशियल एतबार से हो चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव एतबार से हो। तो ये हमारी उनसे बात हुई है, इसमें काफी हद तक पेशरफ्त हुई है और मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून का भी जो है वो उनके भी मंशूर में ये पॉइंट्स उन्होंने रखे हुए थे। अब ये वो पॉइंट्स हैं जो कि हर सियासी जमात अपने सियासी नारों में करती है कि आवाम को इख्तियार देंगे। हम ये जब बिल फ्लोट करने जा रहे हैं, बहुत जल्द ये बिल फ्लोट करने जा रहे हैं, यहाँ पर आवाम के सामने सब लोगों की, जिसने भी इस बिल को एक्सेप्ट नहीं किया वहां पे उन लोगों की कलई खुल जाएगी और ये पता चल जाएगा कि ये आवाम को इख्तियार देना चाहते हैं या अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं और आवाम को इख्तियार नहीं देना चाहते। तो हमारा तो अब दूसरे देखें, हम फेडरल गवर्नमेंट के साथ जाहिर सी बात है उन्हें जरूरत नहीं है, दे हैव गुड नंबर्स, लेकिन पीपल्स पार्टी का और उनका जो मुआहदा हुआ है उसमें आपके सामने है कि आईनी तमाम जो पोजीशंस हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ले ली हैं। अब PMLN की ख्वाहिश है कि MQM शामिल हो। MQM सिर्फ उस कंडीशन में शामिल हो सकती है कि MQM के पास जो भी वजारतें हों
वो इस तरह की वजारतें मिले जिससे कि हम कराची लेवल पर डिलीवर कर सकें। सही। हमने हमने अपनी आवाम को अगर हमने डिलीवर नहीं किया तो फिर कोई फायदा नहीं है वजारतों का। तो दैट्स व्हाई हमें चाहे वो जो भी वजारतें हैं, नंबर्स मैं आई डोंट वांट टू डिस्कस, बट हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी वजारतें हमें वफाक में मिले हम उससे वो डायरेक्टली रिलेट करती है अवाम के इश्यूज से, सो दैट वी कैन एड्रेस दीज इश्यूज और अवाम के इश्यूज को रिजॉल्व किया जा सके। अवाम के इश्यूज का और डिलीवरेंस का जो आप बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, आप खुद डेप्यूटी मेयर रहे हैं और ये गिला आपका एमक्यूएम कर रहा है कि जो अर्बन सिंध है, चाहे वो हैदराबाद हो या चाहे फिर वो कराची, दो बड़े शहर हैं, यहाँ पर सूबाई हुकूमत का रवैया पिछले 15 साल में डिफरेंट रहा है, बहुत मुख्तलिफ रहा है, ये आपका गिला रहा है। तो अब किस तरह से एक तरफ विफाक में आपकी वजारतें हों, दूसरी तरफ सूबे के इख्तियारात हों, कैसे वो कर पाएं जिन लोगों ने आपको मैंडेट दिया है इस शहर ने, हैदराबाद ने दोबारा से? देखिए, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि अगर तो हमारा जो बिल है इंशाअल्लाह ताला बड़ी नेक नीति के साथ वो बिल जो है पेश किया जाएगा 2/3 मेजोरिटी के साथ, चाहे वो फिर पीटीआई के लोग हों, चाहे वो पीपल्स पार्टी के लोग हों, चाहे वो पीएमएलएन के लोग हों, अगर ये बिल 2/3 मेजोरिटी से अप्रूव हो जाता है तो फिर हमारा मकसद खुद ब खुद हल हो जाता है और इख्तियारात निचली सतह तक आ जाते हैं। हमने अपना वो बिल, जैसा मैंने भी कहा कि इमीडिएटली हम ये बिल जो है वो पेश करेंगे ऐवान में, और फ्लोर ऑफ द हाउस पे जैसे ही ये बिल फ्लोट होगा हम काफी पुरुमीद हैं कि उस बिल में से तकरीबन 70, 80, 90% बातें मान ली जाएंगी। हम काफी पुरुमीद हैं, हमारे साथ वादे किए हुए हैं, और अगर ये हो जाता है तो हमारा यही तो ऑब्जेक्टिव है। हम देखें, सिंध गवर्नमेंट जो है, सिंध गवर्नमेंट को पिछले 15 सालों में काफी पैसा मिला है। 22,000 अरब रुपए, मुंह से बोलना आसान है लेकिन 22,000 अरब रुपए बहुत वैल्यू रखते हैं। अब अगर अगले 5 साल भी फिर यही हुआ और वो पैसे पांक हो गए चीफ मिनिस्टर साहब के पास, और फिर उसका जो है ट्रिकल डाउन इफेक्ट नीचे तक नहीं आया, यूसी लेवल तक नहीं आया, तो फिर वही होगा जो पिछले 15 सालों में हुआ। कराची नीड्स डिलीवरेंस। कराची को जो है अब कराची के इश्यूज को एड्रेस करने की जरूरत है, चाहे वो सीवरेज का इशू हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू हो, यू नेम इट। कराची में देखिए, कराची को K4 इमीडिएटली चाहिए, कराची को मास ट्रांजिट चाहिए, कराची को एनवायरमेंटली क्लीनर सिटी बनना है, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना है। आप कराची की सीवेज, मैं जिस एरिया से जीता हूँ, ओल्ड सिटी, वहां पे कोई ऐसी सड़क नहीं है जहाँ के सीवेज का निजाम तरह हुआ हो। तो आपको बहुत सारे इश्यूज को एड्रेस करना है, और आई डोंट नो, मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी को भी अब जो है थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना होगा, और पीपल्स पार्टी को नीचे की सतह तक आकर पीपल्स पार्टी को भी कराची शहर पे, कराची में जो मकामी हुकूमत है वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, सूबाई हुकूमत भी अब फिर पीपल्स पार्टी की बनने जा रही है दोबारा से 15 साल के बाद। अब देखते हैं हालात क्या होते हैं। लेकिन आप कौमी असम्बली के खुद मेंबर है डॉक्टर साहब, कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से बात की तो अभी तक इजलास नहीं बुलाया जा सका, क्या वजूहात है? मामलात अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहे, चीज़ें तय नहीं हो पा रही, क्या वजह है कि 2 सूबों में वजारत आला तो हो रही है लेकिन कौमी असम्बली अभी तक किसी तरह से नजर नहीं आ रही? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनली तो 29 तक जो है वो सदर साहब को कॉल कर लेनी चाहिए। अगर वो नहीं कॉल करते तो ऑटोमेटिकली जो है स्पीकर कैन कॉल इट। तो 29, आज 26 है, 29 3 दिन रह गए। मैं समझता हूँ कि सदर साहब को अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए थी। उनका शायद इशू ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनली, मैं भी कॉन्स्टिट्यूशन का इतना एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन वो उनका शायद मेरे ख्याल से जो सुन्नी तहरीक की रिजर्व सीटें हैं, अब सुन्नी तहरीक ने मेरे ख्याल से पहले रिजर्व सीटें जो है वो पहले जमा करवाने होते हैं उनके नाम, वो उन्होंने जमा नहीं करवाए। अब क्योंकि पीटीआई के आजाद उम्मीदवार वहां शामिल हो गए, तो आई हैव नो आइडिया कि इस पे जो है मतलब हाउ टू रिजॉल्व दिस। लेकिन मुझे इतना पता है कि 29 को जो इजलास होना है वो अगर सदर साहब ने कॉल नहीं किया तो 29 को ऑटोमेटिकली इजलास हो जाएगा। सदर साहब ने बहरहाल जिम्मेदारी करना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी भी है, लेकिन वहां नजर नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरशद वोहरा साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा, मेंबर नेशनल असेंबली हमारे साथ मौजूद थे। और अब कुछ आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एग्जीबिशन के हवाले से बात करेंगे। कराची में 4 रोज़ा एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक एग्जीबिशन गुज़श्ता रोज़ अख्ताम को पहुंची। वैसे तो इस नुमाइश का मकसद इस सेक्टर की मुआशी बेहतरी के लिए अहमियत को उजागर करना था, लेकिन
यहाँ शुरका की ज़्यादा दिलचस्पी का महवर कैटल शो बना रहा, जहाँ एक से एक जानवर नुमाइश के लिए मौजूद था। इस नुमाइश का अहवाल हमारी टीम गुज़श्ता रोज़ कराची एक्सपो सेंटर पहुंची, वहाँ उन्होंने क्या देखा है आइए आपको भी दिखाते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची एक्सपो सेंटर में, जहाँ एग्रीकल्चर एग्जीबिशन का आज आखिरी रोज़ है और हम यहाँ पहुँचे हैं लोगों से उनकी राय जानने कि इस बार का एग्रीकल्चर एग्जीबिशन उन्हें कैसी लगी। वैसे तो इस एग्जीबिशन में हॉर्स, डॉग्स, कैट्स और बहुत सारे इकसाम के परिंदे मौजूद हैं, लेकिन जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इस एग्जीबिशन में नज़र आ रहा है वो है कैटल शो। तो वक्त ज़ाय किए बगैर चलते हैं कैटल शो की तरफ और देखते हैं इस बार कैटल शो में किस तरह के जानवर मौजूद हैं। चलें। जी, इस वक्त मैं कैटल शो के अंदर आ चुका हूं और बड़ी ही क्यूट गाय मुझे यहाँ नज़र आई है। शुरू होते ही तकरीबन 3-3.5 फीट हाइट है इसकी। गेनी काओ कोई कहता है इसको, कोई टेडी काओ कहता है, और बड़ी खूबसूरत, मगर थोड़ी नाराज़ है ये। इससे करीब जाने की कोशिश करते हैं लेकिन काफ़ी, ये देखें मैं करीब आया हूँ और ये पहले ही मुझसे नाराज़ हो गई है। तो सुफियान मेरे साथ हैं, केयर टेकर हैं इस फार्म के और इस काओ के भी, स्पेशल काओ के। तो इनसे पूछते हैं कि भाई बड़ा लाड प्यार में रखा हुआ है कि नखरे ऐसे ही करती हैं या आज की मूड ख़राब है? अब हाइट के हिसाब से लगा सकते हैं कि वो हाइट है तो लाड प्यार होगा, इनके अलग ही नखरे हैं, अलग टेंट्रम्स हैं इनकी, और कि है भी सबसे दुलारी, और हमारे फार्म की शान भी यही है। इसकी वजह से सारा रश होता है बच्चों का और लेडीज़ का। जी, इस वक्त बहुत प्यारी सी एक बच्ची मेरे साथ है, इससे कुछ बात करेंगे। बेटा सबसे पहले बताओ क्या नाम है आपका? मेरा नाम आमना है। आमना, मैंने देखा आपको, आप व्लॉग बना रही थी जानवरों के साथ, बड़ी अच्छी वीडियो बना रही थी। तो व्लॉगिंग शौक है आपका, क्या करते हो? शौक है पर मैं बनाती नहीं हूँ, मतलब जैसे कि कभी जब टाइम मिलता है तब कोशिश करती हूँ, मैं अपलोड नहीं करती मैं। अच्छा, तो किस तरह के जानवर ज़्यादा पसंद है? और ये तो यहाँ पे तो काउस के अलावा परिंदे भी हैं, हॉर्सेस भी हैं, डॉग्स भी हैं। तो आपने किस किस की व्लॉग बनाई है अभी तक? मैंने अभी सिर्फ काउज एंड गोट्स के बनाई है ज़्यादातर। अभी मैं जाऊंगी हॉर्स की सेक्शन में, वहाँ भी बनाऊंगी, क्योंकि मुझे एनिमल्स पे काउज बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं काउज पे पहले आई। एक फैमिली मेरे साथ है, कैटल शो देखने आई थी। इनसे पूछते हैं कैटल शो में इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा लगा, हमने तो बहुत इंजॉय किया, और कराची में तो ये बहुत ही ज़बरदस्त इन्वायरमेंट और बहुत अच्छा, और मैं देख रही हूँ लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं और मैंने भी बहुत इंजॉय किया, बहुत अच्छा। कौन कौन से जानवर देखे? पैरट, स्नेक, काऊ, गोट। सबसे ज़्यादा पसंद कौन सा है जानवर? पैरट। बेटा आपका नाम क्या है? हादिया। आज क्या देखने आई हो यहाँ पे, क्या देखा? जानवर। क्या जानवर? कौन से जानवर देखे? काऊ, शीप, गोट, पैरट। आपको पसंद सबसे ज्यादा क्या है? काऊ पसंद है, बर्ड्स पसंद है, क्या पसंद है? काऊ। कैसा लगा इस बार की एग्जीबिशन, क्या क्या देखा और कितना एंजॉय किया? बहुत एंजॉय किया। वैसे हमने देखा है काऊ और गोट, और वैसे अदर चीज़ें जैसे टोर्टस भी देखा था और बर्ड्स भी। जानवरों का शौक तो नॉर्मल कहते हैं लड़कों का होता है, आपको शौक कैसा हो गया? मामा से जिद किया आपने और यहाँ आ गई हो? नहीं, मुझे खुद से शौक है जानवरों का। आई लव पेट्स, और गायों का तो मुझे बहुत शौक है देखने का। पूरी फैमिली लेके आए हो आप? तो भाभी को जबरदस्ती लाए हो गाय दिखाने, या तुम्हें शौक था, भाभी को शौक है? शौक तो सबको, ये एक अच्छा इवेंट हो जाता है कि फैमिली के साथ हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे। हम सब दूसरी मंडी में हम लोग जा नहीं सकते फैमिली के साथ, यहाँ पे एक अच्छा इन्होंने करा है, इनको हर साल इसी तरीके से करना चाहिए। भाभी आपको कैसा लगा इवेंट यहाँ का? बहुत अच्छा, और ऐसे एग्जीबिशन होते रहना चाहिए, फैमिलीज आए एंजॉय करें। बहुत ही अच्छा इंतजाम किया हुआ है, बहुत ही सारी सेटअप बहुत अच्छा है और हमने बहुत एंजॉय किया। हम कल भी आए थे, हम आज दोबारा अपने बेटे के लिए आए, क्योंकि बेटे को लेके नहीं आए थे कल, इसलिए। इस वक्त हम एग्जीबिशन के उस हिस्से में आ चुके हैं जहाँ पे परिंदों की एग्जीबिशन जारी है, और मेरे कंधे पर आप देख सकते हैं बड़ी ही आला नस्ल के मिट्ठू साहब बैठे हुए, और इन मिट्ठू साहब के मालिक इस वक्त मेरे साथ हैं। क्या हाल है आपके सर, कैसे हैं? कौन कौन सी नस्ल के तोते आपके पास हैं? तमाम बर्ड्स मिल जाएंगे, टेम, टॉकिंग, लाइक मकाउस, काकाटूस, गिरे पैरेट, कॉर्नियोर्स, लॉरीज,
ये सारी वैरायटी। ये कौन सी नस्ल है? ये कौन सी नस्ल है? ये टाइट्रॉन कोकाटो है। टाइट्रॉन, इसकी खासियत क्या होती है? इसकी खासियत ये होती है बहुत फ्रेंडली होता है, फनी एक्टिविटीज़ करता है और प्लेफुल होता है और टॉकिंग में भी अच्छा होता है। और ये जो साहब मेरे कंधे में बैठे हुए हैं, ये बोलते हैं? ये तो खा रहे हैं माइक। ये कौन सी? ये ब्लू गोल्ड मकाऊ है। ब्लू गोल्ड मकाऊ। अच्छा, तो इनकी कीमतें क्या होती है? इसकी कीमत क्या होगी? अलग अलग प्राइसेस होते हैं, जैसे ये 3.5 से 4 लाख रुपए का होता है। इसकी भी तकरीबन सेम यही वर्थ है, 3.5-4 लाख। एग्रीकल्चर ट्रेड एग्जीबिशन के बानी और कन्वीनियर डॉक्टर सऊद साहब मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब, कैसी रही इस साल की ट्रेड एग्जीबिशन? कितना रिस्पांस कैसा लोगों का? हमारी एग्रीकल्चर को एंजॉय करने के लिए पूरा कराची यहाँ पहुँचा हुआ था। जब हम स्टार्ट लेते हैं तो पैक होता है और जब हम क्लोज करते हैं तो थैंक यू करके लोगों को घर भेजते हैं। लोग जाने को तैयार नहीं होते। हमने ये बड़ी गलती करी कि 4 दिन का रखा, अगली दफा हम 7 दिन का रखेंगे। एग्रीकल्चर या लाइव स्टॉक वो सेक्टर माना जाता है जो किसी भी मुल्क की मईशत की किस्मत बदल सकता है। इस वक्त जो हमारे मुल्क की मईशत का हाल है, बहुत ज़रूरी है कि हुकूमत लाइव स्टॉक के सेक्टर को तवज्जो दे, क्योंकि इस एग्जीबिशन देखने के बाद मुझे ये तो समझ आ गया कि हमारे मुल्क में इस सेक्टर को लेकर पोटेंशियल बहुत है। बस थोड़ी सी हुकूमती तवज्जो मिल जाए तो ये सेक्टर हमारी मईशत की किस्मत बदल सकता है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। लेट्स बैक टू द स्टूडियो। तो जनाब मुदस्सिर आपको दिखा रहे थे एग्रीकल्चर एग्जीबिशन और पूरा ज़बरदस्त किस्म का ये शो, और मिस किया। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ होना चाहिए था, और जहाँ पर परिंदे चहचहा रहे थे, जानवरों की बड़ी रौनक लगी हुई थी, वहाँ पर लोग उनको देखने के लिए और ख़ास तौर पर यहाँ सीखने को, क्योंकि ब्रीडिंग का मामला था, ये बड़ा एक ज़बरदस्त था उनके लिए। जो लोग इसमें, चाहे वो परिंदों का है, चाहे वो पेट्स का है, चाहे वो गाय भैंसों का, उनका कि कम से कम उनको ब्रीड्स का पता चले कि किस तरह से होता है, कैसे आगे बढ़ रहे हैं, कौन से मौसम में क्या चीज़ें खाते हैं। तो आगे कुर्बानी आने वाली है। मेरा ख्याल है लोगों ने कहा चलो उससे पहले कुछ कैटल शो भी देख लेते हैं। अदरवाइज़ तो कराची में कैटल शो में बड़ी रौनकें होंगी जब ईद कुर्बां आएगी, लेकिन उससे पहले बहरहाल ये एक अच्छी एक्टिविटी कराची में इस तरह की होती रहें तो बच्चों के मोबाइल से, इंटरनेट से और इन चीज़ों से जान छूटे, हेल्दी एक्टिविटीज़ की जानिब वो बढ़ें और लोगों को कुछ सीखने का और देखने का भी मौका मिलता रहे। यहाँ पर हमें एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर कुछ मेहमान भी होंगे और मज़ीद स्टोरीज़ के साथ होंगे। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक। दुनिया बोल है में आपको खुशामदीद कहेंगे और अब कुछ बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से। तो PSL 9 के शानदार टाकरे आज पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड में जोड़ पड़ेगा। गुज़श्ता रोज़ पेशावर ज़ल्मी ने लाहौर कलंदर को 8 रन से हरा दिया। इवेंट में कलंदर्स को मुसलसल 5वीं शिकस्त हुई। मुल्तान सुल्तान्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 13 रन से ज़ेर कर दिया है। तो अब सूरत हाल ये है कि मैचेस में मुसलसल ऊपर नीचे होती हुई लाहौर कलंदर जो है वो नीचे से नीचे ही जा रही है। हमारे साथ हारून रशीद साहब मौजूद हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट है, साबिक क्रिकेटर। बहुत शुक्रिया हारून रशीद साहब, आपके वक्त का जो मैचेस चल रहे हैं, जिस तरह की परफॉर्मेंसेस चल रही हैं, समझते हैं कि जो नए खिलाड़ी, पुराने खिलाड़ी, इंपोर्टेड खिलाड़ी, वाकई वो जो जान है PSL की वैसा ही नजर आ रहा है सर? देखिए मैचेस बहुत ही क्लोज हो रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी चीज होती है क्राउड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आपको नहीं पता लग रहा होता कि कौन सी टीम जीतेगी, आप पहले से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये टीम जीतेगी, क्योंकि आखिरी वक्त तक ये जो है ये मैचेस जा रहे हैं, तो आखिरी ओवर तक नहीं पता लग रहा होता। तो यही चीज आप देख रहे हैं कि जो क्राउड भी, इससे आप देख रहे हैं कच्चा भरा हुआ है स्टेडियम और अपनी अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। आई थिंक इस बार मुझे सिर्फ सिवाय एक एरिया है जहाँ पर मुझे थोड़ी सी इश्यूज हैं, वो है फील्डिंग की वजह से काफी प्रॉब्लम्स हो रही है, वरना बैटिंग और बॉलिंग का मैच तो बेहतर नजर आ रहा है। सही। अच्छा हारून रशीद साहब, हम लाहौर कलंदर्स की बात करें तो पिछली बार तो बहुत टॉप पर, और अब की बार लाहौर कलंदर बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आई है। क्या वजह? बॉलिंग PSL में जिनकी अच्छी होती है वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, वहाँ बॉलिंग आज भी अच्छी है लेकिन परफॉर्मेंस बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आ रही है। क्या वजह? वाकई लाहौर कलंदर की मुझे परफॉर्मेंस वाकई काफी डिसअपॉइंटिंग नजर आ रही है। उसका रीजन यही है कि मुझे लग यही रहा था कि वो शायद अपने आप को समझ रहे थे कि हमारे पास बड़ी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप है, हम दूसरी टीमों को जेर कर लेंगे। लेकिन देखें, एक चीज ध्यान में रखेंगे, चाहे जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप हो,
अगर पिचेज अच्छी होती है ना तो अच्छी से अच्छी बॉलिंग को भी मार पड़ती है। जैसे कि हमने देखा वो रिदम में आ रहे थे, तीसरा मैच जिसमें हारिस रऊफ अनफिट हो गए, अच्छी बॉलिंग करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अभी भी ओवरऑल पूरा इम्पैक्ट हुआ नहीं है। काफी गलतियां कर रही है लाहौर की टीम में। मुझे जो 2-4 चीजें नजर आ रही हैं वो ये है कि अननेसेसरी बैटिंग ऑर्डर में जो चेंज करते हैं। आप देखें ना, अब कल आज का जो मैच का कल का जो फर्क था वो ये था कि अगर आप देखें कि जब पेशावर ज़ल्मी बैटिंग कर रहा था तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस प्लेयर पावल को ऊपर भेजा। मेरा जब इनको लाहौर कलंदर को जरूरत थी तो उन्होंने रॉ लड़कों को, एहसन भट्टी को ऊपर भेज दिया, जहादात को ऊपर भेज दिया। जब आपने इंटरनेशनल प्रूवन स्टार्स आपके पास पड़े हुए हैं, सिकंदर रजा आपको मैच जिताता रहा है पीछे पूरे वर्ल्ड भर में, जहाँ भी वो लीग खेलता है, और उसके अलावा उसके पास और दूसरे अच्छे प्लेयर्स मौजूद थे, ब्रैथवेट मौजूद थे, उनको उन्होंने जो है वो नीचे रखा। तो जब आप ऐसे प्लेयर्स को नीचे रखेंगे, जब जरूरत पड़नी थी उनको ऊपर भेजना चाहिए था, इनको वो नहीं भेजा। तो प्रॉब्लम ये सूरत में जिसमें डस्टन अकेला नहीं चाहिए, उनको उसके साथ प्लेयर भी चाहिए था, तो वो उन्होंने उनको भेज दिया। इसमें आपकी बड़ा एक अहम पॉइंट आपने ये उठाया है। इसमें हम ये देखते हैं एक साबिक कप्तान एक टीम को कैप्टन कर रहे थे, दूसरी जानिब मौजूदा पाकिस्तान T20 के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी। तो शाहीन शाह की ये डिसीजन इस तरह से चेंज करना, ये फिर पाकिस्तान टीम के भी एज ए कैप्टन वो काम करेंगे, तो ये मुख्तलिफ नहीं है सिचुएशन कि आप अपनी टीम को जैसे सोचते हैं वैसे लेकर चलें? हाँ, लेकिन देखिए पाकिस्तान की टीम में तो ऑब्वियसली उसके पास सारे के सारे प्लेयर्स अच्छे ही होंगे ना, तो वहाँ तो जिसको भी भेजेंगे उसका कोई इश्यू नहीं होगा। यहाँ होता ये है कि मुझे क्योंकि इनके डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत कुछ प्लेयर्स ऊपर आ रहे हैं, और क्योंकि आसिफ जावेद कोच है तो उसका भी थोड़ा रेस्पॉन्स होगा कि यार ये बच्चे अच्छे खेलते हैं, इनको भेज दो। वेयर एज देखें उन्हें लोकल लेवल के ऊपर ही थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा ना, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जब बड़ी अच्छे प्लेयर्स सामने आ जाते हैं तो फिर ये एक्सपोज हो जाते हैं। तो अननेसेसरी कुछ बॉलिंग आया कर दी, आपने कोई ड्रॉप पे कैचेस कर दिए जिसकी वजह से प्रॉब्लम आपको बढ़ जाती हैं। तो मेरे अपने नजदीक यही मुझे गलती नजर आ रही थी, वरना अगर ये सिकंदर रजा को पहले भेज देते क्योंकि उससे कोई मोमेंटम बना हुआ था, और सिकंदर रजा उसको और अच्छा कर दिया। अपराध जो कि हर बॉल मारते हैं तो वो फिर बाउंड्री के बाहर ही जाती है ना बॉल, तो उस वक्त तो चाहिए यही टाइम। मेरे नजदीक यही एक खामी नजर आई थी मुझे। बाकी तो पिच बहुत अच्छी थी, पिच में तो किसी किस्म में कोई प्रॉब्लम नहीं था। लाहौर कलंदर तो हारून रशीद साहब अगर मगर की सिचुएशन की तरफ आ रहा है, लेकिन आप क्या आ चुका है, वो आ चुका है। अब तो 5 के 5 मैचेस उसको जीतना बहुत जरूरी हो जाएंगे। देखिए ये तो अब सिर्फ उस तरफ होगा कि जब टॉप की टीमें जो ऊपर गई नहीं है वो अपसेट हो जाए, यानी अब अगला नेक्स्ट लेग जो है उसमें फिर इन्होंने आपस में खेलना है। तो आपको वैसे फाइनली टॉप 4 में जाती टीम्स कौन सी नजर आ रही हैं अब तक की पोजीशन में? देखिए मुझे तो अभी जो अब देखते हुए मुझे जो नजर आ रहा है उसमें पेशावर ये मुल्तान तो मुझे बहुत ही अच्छी टीम नजर आ रही है, काफी वेल बैलेंस्ड है, सेटल टीम है। ये तो मुझे डेफिनेटली मुझे लगता है ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर गई होगी 5 मैचेस, तो ये 4 मैचेस वो जीत चुके हैं। 1-2 मैच वो जीत लेंगे तो वो ऊपर चले जाएंगे। दूसरी तरफ मुझे जो नजर आता है इस्लामाबाद यूनाइटेड टीम भी अच्छी लगती है, वो अभी तक कोई इतना टेक्निक, लेकिन लाहौर के चांसेस खत्म नहीं हुए हैं अभी। यू नेवर नो क्योंकि उन्होंने वापस में फिर खेलना है ना। अब सेकंड लेग में अगर ये अपनी जिन टीमों से हारी हैं उनसे जीतते चले गए तो सिचुएशन डिफरेंट हो जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि ये पेशावर ज़ल्मी जिससे आई है ऊपर, ये मुझे ये भी ऊपर जाती हुई नजर आ रही है। इसकी बैटिंग काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग है, और इसके बाद उनके पास जो बॉलिंग है वो T20 के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। एक तो खामियां हैं इनकी बॉलिंग में, वो ये दूर करने में मुझे लगता है आने वाले मैचेस। अच्छा हारून रशीद साहब, आगे वर्ल्ड कप आ रहा है इस इवेंट के बाद, PSL के बाद, तो क्या वर्ल्ड कप के लिए आप समझते हैं कि PSL से कोई नए टैलेंट को मदद मिलेगी कि वहां से कोई पिक एंड चूज वाला मामला हो, कुछ अच्छे खिलाड़ी नजर आपको आ रहे हैं कि ये आगे आने वाले वक्त में पाकिस्तान टीम का एक बेहतर हिस्सा हो सकते हैं? अभी तो मैं नहीं समझता कि इनमें मुझे कोई ऐसी चीज नजर आ रही है नए प्लेयर्स में, क्योंकि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के पास जो प्लेयर्स ऑलरेडी मौजूद हैं वो वही मुझे लगता है कैरी करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि बैटिंग में आप देखेंगे कोई खास मुझे अभी तक मुझे बताए ना, बाहर के प्लेयर्स का मुझे 160, 165 या 150 का स्ट्राइक रेट नजर आ रहा है। अभी भी मैं पाकिस्तानी बैटर्स को देख रहा हूँ, उनके 128 या 125 या 130 का स्ट्राइक रेट है। तो ऑब्वियसली हमारे पास जो प्लेयर्स हैं अभी ऐसे नहीं आए हैं कि जो आके पूरे ओवरऑल कॉन्टेस्ट को चेंज कर दें।
तो टीम वही रहेगी जो पुरानी है। इसका दुक्का मुझे नहीं लगता कि नए लड़के के आने का चांस मुझे बहुत कम नजर आ रहा है। सही। अच्छा, यंग प्लेयर दो बड़ा डिस्कस हो रहे हैं, ख्वाजा नाफे भी और जहांदाद भी। तो हारून रशीद साहब, आप वैसे तो क्रिकेटर, इन दोनों प्लेयर्स को कैसे देख रहे हैं? लेकिन दोनों अच्छा इजाफा मुझे नजर आते हैं, लेकिन इट्स टू अर्ली यार। देखो 3 से 4 या 5 मैचेस की बुनियाद पर किसी को पाकिस्तान की टीम में तो नहीं भेज सकते ना। मेरे अपने नजदीक सबसे बड़ा रीजन इनको चाहिए कि ये लोग पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास प्लेयर खेलें। सिर्फ T20 खेल के तो पाकिस्तान की टीम में नहीं आ सकते। आप अभी देखें ना, जब आप टंच सिचुएशन में जब ये गए हैं, फेल हुए हैं, आप देखो ना, जहांदाद को आपने ऊपर भेजा, यानी आपके पास एक्सपीरियंस लोग मौजूद हैं। आपने अभी तक तो प्रूव नहीं किया ना, एक तो छक्के मारने से थोड़ी आप जीतेंगे। आप टीम को फिर जिता के आए ना। जब आप अंदर गए हैं तो फिर टीम को जिता के आए। सही। अच्छा हारून रशीद साहब, अगर हम इसे तैयारी के हवाले से कहें कि वो कैसी है, तो ये PSL कारगर साबित होगा वर्ल्ड कप के लिए? सही। मैचेस बहुत कम होंगे। अब इसके बाद यही एक टूर्नामेंट है, उसके बाद आपकी क्या इक्का दुक्का सीरीज होंगी, और जिसके बाद आपको अपनी पाकिस्तान की टीम बनानी पड़ेगी। सही। तो ये तमाम के तमाम प्लेयर्स जो हैं, चलें अब PSL की जो हालात हैं, मामलात है, उसके बाद बेहतरी क्या होती है। बहुत शुक्रिया हारून रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। आगे बढ़ेंगे, अब हम आपको बताएं कि सिंध के आर्टिस्ट ने पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ शहरों को रंगों से सजा दिया है। नवाब शाह के नौजवान आर्टिस्ट सारंग संधू ने 9 साल से सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वॉल पेंटिंग करके शहरों को खूबसूरती में बदल दिया है। उन्होंने कौमी और सकाफती पेंटिंग से पुराने दीवारों और कौमी इमारतों को सजाकर हुब्बुल वतनी का मिसाल कायम कर दी है। थरपारकर के रेगिस्तान से लेकर नवाब शाह, हैदराबाद, टंडवाला यार, जैकबाबाद, खैरपुर, शिकारपुर, मुल्तान और दीगर शहरों में भी अपने खदमात सर अंजाम दी हैं। सारंग संधू इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सारंग, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये पेंटिंग बहुत मुख्तलिफ हमें तो नज़र आती हैं, लेकिन ये शहरों की दीवारों को पेंट करने का ख्याल कैसे और कब आया? जी बहुत शुक्रिया वर्ल्ड न्यूज़ का, मैं बहुत शुक्रिया। असल में मैं फाइन आर्ट्स से ग्रेजुएट हूँ सिंध यूनिवर्सिटी से। मैं जब आता था अपने शहर में तो देखता था वॉल्स पे बहुत शॉकिंग होती थी, और हकीमों के इश्तिहारात, सियासी इश्तिहारात। उसके बाद मुझे कॉन्सेप्ट आया कि हम अपने शहर को खूबसूरत बना सकते हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ मिलकर मैंने ये काम स्टार्ट किया था, और अल्लाह का शुक्र है अभी तक मैं कर रहा हूँ। सही। तो सारंग, ये आप मुख्तलिफ शहर मैंने अभी गिनवाए हैं जहाँ पर ये आप पर हैं, तो क्या आपको कोई गवर्नमेंट सपोर्ट मिल रही होती है? क्योंकि ये खासा एक महंगा काम है, कलर्स के मामले में भी, बाकी सपोर्ट भी, और कितना ये वक्त लगता है। तो ये सपोर्ट कहाँ से आपको मिल रही है? गवर्नमेंट से आप होती है कि सारंग को बुलाओ यार, शहर को खूबसूरत दिखाएं? जी, मैं असल में क्या है कि हम जब एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं तो वो कॉन्सेप्ट हम शेयर करते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट इदारों के साथ। उनको जब अच्छा लगता है तो फिर उनसे मिलकर हम काम करते हैं। फिर कुछ NGOs और गवर्नमेंट जो है उनमें सपोर्ट करते हैं, तो फिर ये हम काम करते हैं वॉल पेंटिंग का। तो गवर्नमेंट की सपोर्ट बहुत ज्यादा है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की सपोर्ट है। अच्छा सारंग, हमने देखा कराची में कुछ दीवारें बड़ी खूबसूरत बनाई गई, लेकिन अनफॉर्चुनेट उसके बाद वहाँ पर किसी आमिल की, किसी हकीम की, किसी दवाई की, किसी क्रीम का इश्तार उन दीवारों के ऊपर जाके किसी ने बना दिया, लगा दिया। दुख नहीं होता कि इतनी मेहनत के साथ आप बना रहे होते हैं, बहुत खूबसूरत वो दीवारें लग रही होती है जब सफ़र करते हैं। इस किस्म के भी अमल हमने देखा है कि उल्टा उन दीवारों को ख़राब करने वाले भी मौजूद हैं। देखें, असल में जरूरत इस बात की है कि जब आप पेंटिंग करवाते हैं, गवर्नमेंट करवाती है, तो उसको हमें जरूरत है कि हम उसको मेंटेन करें, मेंटेन रखें उसको। अगर हम उसको मेंटेन नहीं रखेंगे तो फिर ये खराब होती रहेगी। हमें साल के बाद 2 साल के बाद उनको मेंटेन करना चाहिए लाजमी। तो सारंग, आप अकेले इस सारा अमल कर रहे हैं या आपको कुछ साथ टीम है, कुछ जूनियर्स और सीनियर लोग मिलकर ये काम कर रहे हैं? क्योंकि एक दीवार पेंट करना एक खासा एक तवील काम है, और आप तो पूरी दीवारें बना रहे हैं, मुख्तलिफ पेंटिंग्स हैं, उसमें मुख्तलिफ रंग नज़र, कल्चर आ रहे हैं। तो सिर्फ अकेले कर रहे हैं या साथ कोई टीम काम कर रही है आपके? जी, ये है कि मैं अकेला ही चला था, मंजिल की जानिब लोग आते गए, कारवां बनता गया। ये सिलसिला जब काम शुरू किया था उसके बाद मेरे दोस्त शामिल हुए, जिसमें अभी मेरे साथ अभी मेरी टीम में है फहीम नदीम है, राही राबेल है, आसिफ है हमारे साथ, जाहिद है हमारे साथ, शाह मोहम्मद है हमारे साथ। बहुत सारे आर्टिस्ट है, जूनियर आर्टिस्ट है, सीनियर आर्टिस्ट है, हमारे साथ में काम करते हैं। हम उनको जरिए मुआश भी बना के दे रहे हैं ताकि वो अपने घर को सही तरीके से चला सके। सही।
तो आप अब तक आपकी टीम और आप लोग कितने पेंटिंग्स हैं जो अब तक दीवारों पे बना चुके हैं और कौन कौन से शहरों में, और आगे क्या प्लान है? मैं बोल न्यूज के तवज्जुह से एक बात बताना चाहूंगा कि नवाबशाह में, सिर्फ नवाबशाह में 1,20,000 स्क्वायर फीट मैंने पेंटिंग की है। अगर आप गूगल पे सर्च करें तो सबसे ज्यादा जो काम है वो 60,000 स्क्वायर फीट है। अगर गवर्नमेंट सरपरस्ती करे, गवर्नमेंट रिकग्नाइज करे तो हम एक आलमी रिकॉर्ड बना सकते हैं सिर्फ नवाबशाह डिस्ट्रिक्ट में। ऑल ओवर अगर सिंध की और पंजाब की बात करूं जहां मैंने काम किया है तो वो तकरीबन 4-5 लाख स्क्वायर फीट हो जाएगा काम। तो हमने एक बड़ा काम किया है, लेकिन मकसद ये है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं वो बहुत अच्छा मुल्क है, लेकिन यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसकी सरपरस्ती नहीं है हमारे पास। हमें आर्टिस्टों को आगे लाना चाहिए गवर्नमेंट को। अभी जैसे सिंध गवर्नमेंट बन गई है तो मैं सिंध गवर्नमेंट से गुजारिश करूंगा कि आप सिंध के आर्टिस्टों को रिकग्नाइज करें, उनको आगे लेके आए, उनसे काम ले रहा। हम एक आदमी काम कर सकते हैं, आदमी रिकॉर्ड बना सकते हैं। बिल्कुल, असल में सबसे अहम बात तो ये है कि वहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हैं, वहाँ मकामी हुकूमतें हैं, उनका आपके साथ होना चाहिए। वहाँ से कोलैबोरेशन जो है वो मुख्तलिफ जो पेंट कंपनीज़ हैं उनके साथ होनी चाहिए। तो एक अच्छा जेस्चर होगा कि पूरे शहरों को, और फिर शहरी ऑनरशिप लें अपने ही शहर की दीवारों की, ताकि वो शहर खूबसूरत दिखाई दे। तो एक डिस्ट्रिक्ट में अगर आपने 1 लाख से ज़ायद वो पेंटिंग कर ली है तो वाकई वो डिस्ट्रिक्ट में बहुत खूबसूरत नज़र आएगा। आगे क्या प्लान है? सिंध के बाकी शहर हैं, आप कराची शहर सबसे बड़ा सिंध का शहर है, यहाँ तो दीवारों की बहुत बुरी हालत है। फिर बाकी पंजाब की तरफ को प्लान सोचा है कि कहाँ कहाँ जाना है, किधर किधर ये आपने रंग भरने या खूबसूरती करनी है? बोल न्यूज में आने के बाद मैं ये कहूंगा कि हम इंतजार में बैठे हैं। हमें जहाँ से कॉल आएगी हम उस शहर में चले जाएंगे। हमें अभी लाहौर में काम है, इस्लामाबाद में काम है, हम वहां जा रहे हैं। सिंध के लिए मैं हर वक्त हाजिर हूँ, मैं सिंध का बेटा हूँ। सिंध के लिए तो मैं जब भी मुझे बुलाते हैं मैं काम करता हूँ और हम रेडी हैं। हमारा ये प्लान है कि हम सिंध के हर शहर में कम से कम 20,000 स्क्वायर फीट वॉल पेंटिंग काम करें। अच्छा, वॉल पेंटिंग सिर्फ ये नहीं ब्यूटिफिकेशन है, वॉल पेंटिंग में ये है मोबिलाइजेशन होती है लोगों की। आप कोर्स लिखते हैं वहाँ पे, आप शायरो शायरी लिखते हैं, लोग वो पढ़ते हैं, मोबिलाइज होते हैं। कोर्स लिखे हम, चाइल्ड लेबर के कोर्स लिखे हम वुमेन राइट्स के कोर्स लिखे हम। तो ये बहुत सारी चीजें हो सकती है। हम इनकलाब ला सकते हैं, अपने लोगों के जहनों में ये चीज लाके हम एक अच्छा मुआशरा बना सकते हैं। सही, ये तो बड़ा अच्छा जेस्चर है कि हर तरह का एक अमन का पैगाम होता है, मोहब्बत का रंग होता है, खूबसूरती आवेज़ा होती है जब ये कोई भी पेंटिंग है। तो अगर दीवारों पर पेंट है तो फिर तो वो हर आने जाने वाला शख्स देखता है, उसको बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन सारंग, एक चीज़ जो है यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलता आपको कि आप यार ये क्यों दीवारें कर रहे हैं? लोगों को, बहुत से लोगों को तो रंग और अमन और मोहब्बत पसंद भी नहीं है। ये भी अनफॉर्चुनेट हमारी सोसाइटी का हिस्सा है। तो ऐसा कोई रेजिस्टेंस तो नहीं आता आपको? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में मैंने जो काम किया है ना उसमें ये है कि एक तो का बंदा फेसबुक पे लिख देता है कि ये काम अच्छा नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग पसंद करते हैं। सही, तो ये एप्रिसिएशन भी बहरहाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो आप कर रहे होते हैं। लेकिन सारंग, एक चीज़ मुझे ये बताइएगा, सबसे ज़्यादा आपको अपने ही काम में किस शहर में आपको लगा कि यार ये शहर मुझे पेंट करते हुए बहुत अच्छा लगा है और इसकी खूबसूरती में और मतलब वो इजाफा हो? कौन सी चीज़ें, वैसे तो सबको अपने हर बच्चा पसंद होता है, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा क्या पसंद? मुझे वैसे तो अपना शहर मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि नवाबशाह बहुत खूबसूरत शहर है और जिंदा दिलों का शहर है। तो मैं तो हूँ ही नवाबशाह का, मुझे तो वैसे अच्छा लगेगा। लेकिन मुझे थरपारकर बहुत अच्छा लगा था। मुझे थरपारकर में काम करके बहुत सुकून मिला था और मुझे मौका मिलेगा तो दोबारा बहुत अच्छा काम करूँगा मिठी थरपारकर में। सही, तो अभी सारंग आप मज़ीद टीम भी बढ़ा रहे हैं कि इसको टीम भी मज़ीद लोग आ रहे होंगे, दोस्तों का मज़ीद हो कि यार जो जहाँ जिस शहर में है वहाँ से ये काम शुरू कर दे। हर शहर में तो शायद सारंग ना पहुँच सके, लेकिन सारंग का पैगाम पहुँच सके। जी, हमारी कोशिश है ये डिपेंड ऑन वर्क कि हमें कितना काम मिलता है, तो उस हिसाब से हम टीम को बढ़ाएंगे, लोग भी आएंगे, काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे। तो आपकी दुआ चाहिए और लोगों को जो हमें देख रहे हैं उनकी दुआ चाहिए कि हम एक अच्छा काम कर सकें। और भी बहुत शुक्रिया सारंग, आपने दीवारें पूरे दुनिया को दिखा दी हैं और हर रंग है जिसमें खुशबू मोहब्बत की और अमन की आ रही है। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर कुछ मज़ीद बात हो।
आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। और इकबाल ने कहा था कि नहीं है नाउम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। हीरो पाकिस्तानी में आज हम आपको एक ऐसे पाकिस्तानी से मिलवाने जा रहे हैं जो चाय के होटल से वर्ल्ड चैंपियन बनने तक के सफ़र में शामिल है। पाकिस्तानी मिक्स मार्शल आर्ट फाइटर आगा कलीम की कहानी हम सब के लिए मिसाल है कि चाहो तो कोई नामुमकिन नहीं है। आगा कलीम की कहानी किसी से ढकी छुपी नहीं। जिस तरह उन्होंने चाय के होटल पर काम करके अपनी ट्रेनिंग का खर्च उठाया और किक बॉक्सिंग की दुनिया में सब हिलाली परचम बुलंद करके दिखाया, ऐसी मिसालें बहुत कम मिलती हैं। 2023 में उन्होंने जब काज़ाकिस्तान में एशियन नोमाद MMA चैंपियनशिप जीती और आगा कलीम की इंस्पायरिंग स्टोरी ने हुकूमत समेत तमाम अफराद की तवज्जो अपनी जाने मबजूल की और अब आगा कलीम थाईलैंड में वर्ल्ड चैंपियनशिप किक बॉक्सिंग के लिए जा रहे हैं। इससे पहले कि ये रवाना होते हमने मौका जान लिया, अपने स्टूडियो में बुला लिया। आगा कलीम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आगा, इतनी बड़ी बड़ी ये बेल्ट हैं, मुझे लगता है इनका वजन आपसे ज़्यादा हो गया है क्योंकि 51 में आप खेलते हैं और ये इतना मेडल्स, ये नन्ही सी जान इतने मेडल्स इतनी बेल्ट्स कहाँ से ले ली भाई? बस ये हिम्मत है, हौसला है। हाँ। जो मेरे फैमिलीज की अल्लाह ताला की उम्र से मुझे मिली है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी हिम्मत नहीं हारता, कभी हौसला नहीं हारता। तो ये इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे इतनी बड़ी इज़्ज़त बख्शी है। तब मुझे ये बताइए कि एक आपने उस वक्त जब आप बिल्कुल पहली बार मंजर आम पर आए, लोगों ने देखा यार एक तो चाय के होटल पे एक लड़का और वो किक बॉक्सिंग, अब वो मिक्स मार्शल आर्ट में आ गया, वो फाइटिंग में आ गया है और उसने पाकिस्तान का सब जलाली परचम बुलंद कर लिया, और अब आपकी किक बॉक्सिंग के हवाले से तैयारी है? जी, तो सबसे पहले मैं 10 साल पहले कराची आया काम से। मैंने जाहिर सी बात है, हम जितने भी कोयटेवाल से बिलोंग करते हैं, अच्छा, तो हम लोग चाय का काम करते हैं या फिर बर्फ़ बेचते हैं, हाँ, या फिर ठेला चलाते हैं। चाय बड़ी अच्छी बनाते हैं। चाय बड़ी अच्छी बनाती है, बहुत मशहूर है चाय हमारी। तो 10 साल पहले जब मैं कराची आया तो उससे मैं काम 10 साल लगातार मैंने होटल में काम करता रहा। अभी भी काम कर रहा हूँ होटल में। अभी भी करते हैं? जी, भी करता हूँ। अच्छा। कोई सपोर्टिंग जाहिर सी बात है, काम ही करना पड़ेगा। तो मतलब मैं काम करता रहा। तो लोगों ने, जब मैंने पहली बार 4 से 5 साल पहले मैंने ना किक बॉक्सिंग स्टार्ट की, तो लोगों ने बोला यार तू अपना काम कर चाय होटल में, तू क्या पड़ी यहाँ पर, तू किक बॉक्सिंग भी कर रहा है, चाय बेच रहा है। तो मैंने कहा भाई मेरे में वो हौसला है, मेरे में वो टैलेंट है, मैं वो कर सकता हूँ। जाहिर सी बात है, जब मैं 3-4 दिन वहाँ गया तो मैंने वहाँ पर उस चीज़ को सीखा, तो मुझे वहाँ से बड़ी मोटिवेशन मिली कि यार मैं कर सकता हूँ। तो मैंने किया। जब मैंने पहली बार नेशनल विन किया तो वही लोग मेरे पास आए, बोला आपने नेशनल विन किया है? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नेशनल विन किया। तो उनको यकीन नहीं हो गया किस तरह आपने किया। वो क्योंकि एक तरह से मुझे डीमोटिवेट करते रहे कि आप छोड़ो, आप नहीं कर सकते, ये प्लान का वो है। फिर मैंने दोबारा फिर नेशनल विन किया। फिर मैंने 6 टाइम आल सिंध विन किया, 6 टाइम आल कराची विन किया। फिर मैंने जो मेरी फाइट हुई अगेंस्ट अफगानिस्तान इंटरनेशनल फाइट, फिर उसके बाद मुझे मिला मौका कजाकिस्तान के शहर कराकंदे के लिए। तो अब जब मैं इतना खुश हुआ, मेरा नाम आया कजाकिस्तान के लिए एशियन चैंपियनशिप में, तो मुझे तो पता नहीं कि यहाँ पर आपको वीज़ा भी खुद करवाना पड़ता है, टिकट भी खुद करवाना पड़ता है। तो जब मैंने कहा मैं तो रेडी हूँ बिल्कुल, तो बोला भाई 3 लाख खर्चा है। मैंने कहा 3 लाख खर्चा है तो मैं क्या करूँ? बोला आपने पे करना पड़ेगा। मैंने कहा मेरे पास नहीं तो खर्चा इतने 3 लाख रुपये में एक चाय होटल में काम करता हूँ, 20,000 मेरी तनख्वाह है। अगर आपको मल्टीप्लाई करो तो कितना बनता है? 2,20,000 बनता है पूरे साल का। मगर मैं 2 साल मेहनत करूँ तब मेरा पैसा पूरा नहीं होगा। बोला नहीं तो आप नहीं जा पाओगे। तो मैंने बहुत स्ट्रगल किया, मतलब मुझे वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर एक मेरे भाई, जनाब मेरे बड़े भाई एहसन अहमद भाई जो है, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, बोला आप खेलो मैं आपके साथ हूँ। तो उन्होंने मुझे बड़ा प्रमोट किया, सपोर्ट किया। तो तब जाके मैं कजाकिस्तान रवाना हुआ। अब जब कजाकिस्तान में रवाना हुआ तो अब पहली मरतबा एयरपोर्ट पे किस तरह जाना है, मैं कभी अपने बल्दे से बाहर रह गया हूँ और पहली बार मैं जा रहा हूँ कजाकिस्तान जा रहा हूँ। तो अब मुझे पता है कि भाई किस तरफ जाना है किस तरफ नहीं जाना है। मैं बैठा हुआ हूँ, मुझसे मेरी फ्लाइट चली गई है, मुझे पता ही नहीं है ना, मुझे किसने गाइड किया कि भाई ये फ्लाइट अब जाती है किस तरह से कजाकिस्तान के लिए। अब फ्लाइट चली गई तो मुझे बोलते हैं भाई वो आया, मैंने बोला कि फ्लाइट चली गई। मैंने कहा आपने मुझे बताया नहीं तो मुझे क्या पता फ्लाइट चली गई, मैं कभी बस में नहीं गया हूँ इतना अच्छा खासा, मुझे जहाज में भेज रहे हो। तो उसने भाई मैं बड़ा परेशान हुआ, लगातार 4 दिन मैं सिर्फ कुर्सी में बैठा रहा। वहाँ पर ना मैंने खाना खाया, कुछ भी नहीं खाया। जो मैं अपने साथ कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह ले गया था वहाँ पर प्रोटीन वगैरह, वही मैंने पूरा वहाँ इस्तेमाल किया उसी 4 दिन के अंदर। उसके बाद फिर मुझे मौका मिला, मैं दोबारा जब मुझे नेक्स्ट मेरी टिकट करवा के दिया एहसन भाई, दोबारा टिकट करवा के दिया एहसन भाई ने। अच्छा। तब जाके मैं कजाकिस्तान पहुंचा। अब जब मैं कजाकिस्तान पहुंचा तो मुझे कह रहे भाई यू आर लेट, यू विल फाइट विद 56 kg। मैंने कहा माई वेट इज 51 kg, आई लूज 6 kg, तो नाउ आई एम 50 kg। नो यू विल फाइट 56 kg। मैंने कहा यार ये क्या कर रहे हो आप, इतना तो मैंने कट किया वेट, आप तो मुझे कह रहे हो कि भाई 56 kg वेट करना है। तो मैंने कहा आई एम रेडी फॉर दैट। मैंने जुमे का दिन था, नमाज पढ़ी 2 रकात, अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्लाह तो मुझे इज्जत बख्शना इस मैच में।
तो जैसे मैं रिंग में उतरा हूँ, आप यकीन करें अल्लाह पाक की मदद मेरे से इतनी थी कि मैंने सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड में उसको नॉकआउट किया। अच्छा। वहां पर सबसे फास्टेस्ट नॉकआउट मैंने मारा, और ये बेल्ट और ये मेडल मैंने कजाकिस्तान के शहर कराकंद से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहां से विन की। जबरदस्त। तो फिर उसके बाद मुझे मौका मिला, 2 इवेंट मेरे आए था, उसके लिए थाईलैंड का इवेंट आया और दुबई का इवेंट आया। मेरे पास पैसे नहीं थे, अब जाहिर सी बात, हर कोई सपोर्ट करेगा, प्रमोट करेगा। मुझे गवर्नमेंट ने बुलाया, बड़ी मुझे यकीन दहानी करवाई कि आप बेफिक्र रहे, हम आपको सपोर्ट करेंगे, प्रमोट करेंगे। 3 ऑप्शन मेरे सामने रखे, आपको जॉब दे, आपको पैसे दे, आपको टिकट दे। मैंने कहा सर जो आपको अच्छा लगे मुझे वो दे, ताकि मैं अपने वतन के लिए खेलता रहूं, अपने वतन को रिप्रेजेंट करता रहूं। तो ठीक है, मुझे वहां उन्होंने 1 लाख रुपए दिया, और पता नहीं 14 लाख मुझे मिले कि नहीं मिले, मैं भी ढूंढ रहा हूँ 6 लाख रुपए कहाँ है। नहीं तो जो ऐलान हुआ तो मिले नहीं, कुछ नहीं मिले आज तक नहीं मिले। 2 साल हो गए मुझे ऐलान नहीं मिला। कोयटा मुझे बुलाया, मेरे लिए 2 लाख का ऐलान किया, तो उसमें भी लोगों ने बड़े काटाकुटी की, 60,000 वहां से मिले, तो 3-4 मरतबे में गया उसमें, तो वो भी कवर हो गए। तो मैंने फिर बड़ा मायूस हुआ, मैंने कहा छोड़ो अब जो है फजूल है ये गेम खेलना, अपना काम करो, वो बेस्ट है, इसमें यहाँ पर कोई फ्यूचर नहीं है। फिर हाफिज नईम रहमान साहब हो गए, और उसके अलावा जो है सर आमिर शेख फ्रॉम USA, ये ओवरसीज का बड़ा किरदार है इसमें। अच्छा। इन लोगों ने मुझे बड़ा प्रमोट किया। एहसन अहमद भाई जो है ओवरसीज है, और सर आमिर शेख जो है ओवरसीज, और सर असद जो है ये ओवरसीज वो है जिन्होंने मुझे बड़ा भरपूर सपोर्ट किया। बोला आप खेले पाकिस्तान के लिए, हम आपके साथ हैं, हम आपकी गवर्नमेंट है, बस आप खेलें। तो मुझे दोबारा एक उम्मीद मिली कि यार ये आपको वहाँ से वो मिल रही है, मोटिवेशन मिल रही है, आपको सपोर्ट मिल रहा है, अब तो आपने खेलना चाहिए, अब लगा रहे। आप यकीन करें मुझे टिकट मिला थाईलैंड का, मैं थाईलैंड गया हूँ, मैंने 30, वो था इंडोनेशियन फाइटर था, मेरी फाइनल फाइट। उसने मुझे बोला भाई व्हाट्स योर वेट केजी, मैंने कहा माय वेट इज 51 kg। बोला विल यू फाइट इन 49 kg, मैंने कहा व्हाई नॉट, आई विल कट माय वेट एंड आई विल फाइट विद यू। उसने मुझे वहां चैलेंज किया। आप यकीन करें जब मेरी फाइट स्टार्ट हुई ना, मैंने उसको किसी हालत में नहीं छोड़ा है, लगातार 3 को मैं मारता रहा, तीसरे उसको नॉकआउट किया। मैं जहां भी गया उनको मैंने ये बोला आप सिर्फ टिकट दें, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं अपने वतन के लिए मेडल लेके आऊं। अब आज के तवस्सुक आपसे भी ये कहता हूं कि मुझे मौका मिला है, मैं फिर थाईलैंड जाऊंगा जहां पर 40+ कंट्रीज आ रही है पूरे वर्ल्ड से। अच्छा। जहां पर UK, USA किक बॉक्सिंग के लिए वो बड़ी कंट्रीज आ रही है जो स्पेशलिस्ट है इन गेम में, और इनको बीट करना इंशाल्लाह मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। मैं अपनी पूरी मेहनत करता हूँ, जद्दोजहद करता हूँ, मैं लगा रहूंगा, मेहनत करता रहूंगा। और मैं कितने घंटे की ट्रेनिंग है जो कर रहे हैं किक बॉक्सिंग के इस इवेंट के लिए आप? जाहिर सी बात है, अब जो है 1 हफ्ता हो गया मैंने छुट्टी ली काम से। अच्छा। और मतलब 5-6 घंटे भी काम कर रहा हूँ, जरा और काम नहीं कर रहा हूँ। और उसके अलावा मैं 6 घंटे ट्रेनिंग मैक्सिमम करता हूँ, क्योंकि रात को मैं रनिंग करता हूँ मैक्सिमम 1 घंटा ट्रेडमिल पे रनिंग करता हूँ। उसके अलावा क्लास में लेता हूँ बॉक्सिंग की असर में, और एक क्लास में लेता हूँ मगरिब के इशा के बाद लेता हूँ किक बॉक्सिंग की। तो ये कॉम्बिनेशन बड़ा 3 से 4 घंटे मेरी कॉम्बिनेशन है ट्रेनिंग की। और इसमें जो है मेरी डाइट जो फिलहाल जो है अब जो है जो मुझे डाइट दी है, जो सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, जिसने इस इवेंट को पॉसिबल बनाया है। जाहिर सी बात अगर वो इस इवेंट को पॉसिबल नहीं बनाते तो मैं मुश्किल नहीं जा पाता। वो है एवियन एंड ट्रेसल, जिनके जो CEO है जनाब सर सलीम कारसास और अली गिलानी। तो सर सलीम ने मुझे खुद अप्रोच किया, मैं ट्विटर पे मौजूद था, मैंने कहा यार मैं बड़ा मजबूर हूँ, मेरे पास स्पॉन्सरशिप नहीं है, तो मैं क्या करूँ। तो सर सलीम ने मुझे मैसेज किया प्लीज़ DM मी योर नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर। तो मैंने उनको DM किया, तो उन्होंने बोला भाई क्या पोजीशन है। मैंने कहा सर इस तरह इवेंट मेरे आ रहा है थाईलैंड में, 2-3 महीने पहले की बात है। तो बोला डाइट क्या ले रहे हो। मैंने कहा डाइट तो मैं चाय पे, मेरे पैसे लगे। बोला चाय पे डाइट ले रहे हो। सर सलीम ने कहा भाई आप जाएं एवियन ट्रेसल पहुंचे, आप वहां पर उनसे कहें कि मुझे मेरी डाइट दें। उन्होंने मुझे मेरी डाइट भी दी, मुझे मेरी प्रोटीन भी दी, न्यूट्रिशन भी दी। और अब जो है मैं जा रहा हूँ उनकी तवज्जो से एवियन ट्रेसल। सर सलीम कारसास का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आपकी प्लेटफॉर्म से। ये तो बड़ी अब जबरदस्त हो गया ना कि अब तैयारी भी आपकी। अल्हम्दुलिल्लाह। इस इवेंट के हवाले से भी हम आपसे बात करते हैं कि ये क्या इस पे तैयारियां हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ खबरें दीगर हैं वो भी शामिल करना ज़रूरी है। तो लाहौर चलते हैं। इस वक्त हमारे साथ अफजाल अब्बासी हमारे नुमाइंदे मौजूद है। पंजाब असम्बली के आज बाकायदा इजलास होने जा रहा है, जिसमें वज़ारत आला के लिए एक जानिब मरीम नवाज़ हैं पाकिस्तान मुस्लिम नून और इत्तेहादी जमातों की उम्मीदवार, और दूसरी जानिब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के राना आफ्ताब अहमद मद्दे मुकाबले हैं। पाकिस्तान सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से वज़ारत आला के उम्मीदवार मुराद अली शाह हैं। लेकिन पंजाब की सूरत हाल में हम बात करेंगे। अफजाल अब्बासी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी अफजाल, आगाह कीजिएगा क्या सूरत हाल है आज के इजलास की। अस्सलाम वालेकुम अफजाल, आपको आवाज़ आ रही है इस वक्त? जी वालेकुम सलाम। जी मुदस्सर बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा मुझे बताइएगा आज इजलास की सूरत हाल बताइएगा, क्या है जो वज़ारत आला के लिए इंतखाब होना है आज? जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली का इजलास 11 बजे शुरू होगा और
लीगी अरकान असम्बली की आमद का सिलसिला जारी है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से वज़ारत आला की उम्मीदवार मरियम नवाज़ हैं और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से जो हैं राना आफ्ताब वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं और लीगी उम्मीदवार जो हैं अरकान असम्बली हैं वो काफ़ी पुरअज़्म हैं कि मरियम नवाज़ बआसानी जो हैं वो वज़ारत आला का जो इलेक्शन है वो जीत जाएंगी और पहली खातून वज़ीर आला बनने जा रही हैं मरियम नवाज़। और अगर नंबर गेम्स की बात की जाए तो मरियम नवाज़ को 224 अरकान असम्बली की हमायत हासिल है, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो राना आफ्ताब हैं उनके पास जो नंबर्स हैं वो 103 हैं। तो शो ऑफ हैंड से वज़ारत आला का इंतखाब होगा और बड़ी बाआसानी मरियम नवाज़ जो हैं वो कामयाब करार पाएंगी। सही है, बिल्कुल ठीक है अफजाल, आप हमें आगाह कर रहे थे। आज एक दास होने जा रहा है और पहली वज़ीर आला पंजाब होने का एजाज़ भी मरियम नवाज़ को आ जा सकता है क्योंकि नंबर्स गेम में ख़ास से वो आगे हैं। तो एक तरफ लाहौर में पंजाब की वज़ारत आला के खातून की बात हो रही है और दूसरी जानिब गुज़श्ता रोज़ वाक़या पेश आया लाहौर के इलाके इचरा में, जहाँ पर पंजाब पुलिस की बहादुर अफसर SP शहर बानो नकवी का कारनामा। पुलिस ऑफिसर ने मुश्तल हुजूम में घिरी खातून को बचा लिया। मुश्तल हुजूम ने अरबी खत्ताती वाला लिबास पहनी खातून को घेर रखा था। पुलिस का कहना है कि मुश्तल हुजूम ने खातून पर तशद्दुद की कोशिश की। बहादुर खातून पुलिस अफसर हुजूम के सामने डट गईं, मुतासर खातून को बचा लिया। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी का कहना है कि खातून के लिबास पर लिखे गए अल्फाज अरबी में हैं। अरबी में लिखे अल्फाज अरब ममालिक में मर्द और ख़वातीन इस्तेमाल करते हैं। खातून को हरासा करने वालों को माफ़ी मांगनी चाहिए। इशरा में खातून के साथ पेश आने वाले वाक़े पर जहालत पर यह मबनी है। एक गुज़श्ता रोज़ वाक़या पेश आया था लाहौर का इलाका इचरा, जहाँ पर खातून अपने शौहर के साथ मौजूद थी एक होटल में और वहाँ पर कुछ लोग आए और उनके जो लिबास था उस पर मोतरज़ हुए कि ये कुछ कुरानी आयात हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था, अरब से ही ये रिलेटेड एक ब्रांड जहाँ पर ये लिबास था और वो उन्होंने पहना। लेकिन उसके बाद SP शहर बानो ने हुजूम के साथ जो है वो गुफ्तगू की और उसके बाद उस खातून को वहाँ से बचाकर अपने साथ ले गए। खुर्रम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम, IG ने भी अब शहर बानो के हवाले से ऐलान किया है कि उनका भी कायदे आज़म मेडल जो है उसके लिए सिफारिशात दी जाएंगी। लेकिन ये जो वाक़या पेश आया उसके बाद SP शहर बानो के मौजूदगी में उल्टा खातून माफ़ी मांग रही थी और जो वो लोग थे वहाँ पर कुछ वो उनको माफ़ कर रहे थे। हालांकि ये मामला तो बिल्कुल उलट था। क्या वाक़या हुआ फिर? जी बिल्कुल मुदस्सिर, इचरा के इलाके में एक खातून के साथ नाखुशगवार वाक़या पेश आने लगा था। खातून के ज़ेबतन किए हुए लिबास के ऊपर लिखे हुए अरबी के अल्फाज से शहरी जो है मुश्तहिल हो गए थे। शहरियों की ने खातून की कुरानी आयात समझ के बेहरमती कहा और वहाँ पर बड़ी तादाद में शहरी जो है वो एक रेस्टोरेंट में ये फैमिली जो है ये आई थी, ये खातून आई थी अपने हस्बैंड के साथ। तो वहाँ पर शहरियों ने जब देखा तो वहाँ पर एक बहुत ज्यादा हजूम लग गया। वहाँ खड़े लोगों ने नारे भी लगाए और उसके बाद वन पर कुछ ऐसी ही कॉल मसूल हुई। तो शहर बानो को जब इस तरह का मामला पता लगा तो ASP गुलबर्ग शहर बानो मौके पर खुद गई। वहाँ जाके सबसे पहले उन्होंने वहाँ जो मुश्तहिल अफराद थे उनसे खुद जो है गुफ्तगू की और उनको बताया कि ये अरबी के अल्फाज हैं, ना कि ये कुरानी आयात लिखी हुई हैं। आप लोग मुश्तहिल ना हो और इस तरह के वाकयात नहीं होने चाहिए। उन्होंने उन सबको अपने अंदाज में जो है वो कायल किया, उनको बताया कि मैं ASP गुलबर्ग काफी अरसे से यहाँ पर सर्व कर रही हूँ और आप सबकी खिदमत कर रही हूँ। तो उसके बाद जो वहाँ पर मुश्तहिल अफराद थे उनको बड़े तरीके से उन्होंने रोका और लड़की को बाइज्जत तरीके से रेस्क्यू किया और होटल से लेकिन एक इसमें ये किया शहर बानो ने बड़ा अच्छा इकदाम कि ASP जो शहर बानो थी उनकी जानिब से अरबी अल्फाज को ऊपर जो कपड़ा एक डाल दिया गया उनकी शर्ट के ऊपर और खातून को बाइज्जत तरीके से थाने इचरा जो है वो ले गई। उसके बाद जैसे ही ये सोशल मीडिया पे फुटेज वायरल हुई तो पूरी दुनिया ने देखा कि शहर बानो उस पर जो फुटेज में कह रही हैं कि जो मुश्तहिल अफराद हैं उनको बता रही हैं कि ये कोई अरबी के अल्फाज है, ना कि कुरानी आयात लिखी हैं। पहले आप लोग इसको स्टडी करें। आप लोग मुश्तहिल हो गए, खातून के पीछे पड़ गए, एक खातून को मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो जो मुजाहिरीन थे वहाँ पर जो वहाँ पर आए थे उनको बड़े तरीके से टैकल किया, जिसके बाद ये जैसे ही
वीडियो वायरल हुई तो आईजी पंजाब ने एएसपी गुलबर्ग शहर बानो नकवी को बहादुरी का मुजाहरा करने पर सराहा। जुर्रत और के मुजाहरे पर एएसपी शहर बानो नकवी को नाम कायदे आजम पुलिस मेडल से नवाजा जाएगा। आईजी पंजाब का ये भी कहना था। कायदे आजम पुलिस मेडल के लिए सिफारिशात हुकूमत पाकिस्तान को भिजवाई जाएंगी, लेकिन यकीनी तौर पर कल एएसपी शहर बानो ने जो जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया है तो तमाम मुसलमान खैरात तहसीन पेश कर रहे हैं, क्योंकि ये मुश्तिक अफराद को बड़ी मुश्किल से इन्होंने जो है वो टैकल किया। और इचरा का इलाका कोई बड़ा इलाका भी नहीं है, पोश इलाका नहीं है। वहाँ पर शहरी जो थे वो मुख्तलिफ अंदाज में जो है वो नारेबाजी करते। सही, आप साथ रहिएगा। इस वक्त एएसपी शहर बानो साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शहर बानो साहिबा, आपके वक्त का, बड़ी बहादुरी और समझदारी बहादुरी के साथ आपका ये टैकल किया। अदरवाइज मॉब जो है वो जिस किस्म का इस मामलात में हो जाता है उसको कंट्रोल करना खासा मुश्किल था। ये वाकई के जो पेश आया उसके बाद जो मामलात हुए हैं, अब चीज़ें कंट्रोल हैं कि ऐसा कोई मामला ना हो। लेकिन ये तो बड़ा एक सादा सा एक ब्रांड था, अरब से रिलेटेड, और लोग बहुत से जानते भी हैं। जैसे हमारे पास उर्दू के बहुत ज़्यादा इस किस्म के ब्रांड्स आए हैं, तो ये जो वाक़या पेश आया है इसको जहालत कहेंगे, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। इसको इस तरह ब्रांड करना की जहालत है तो इट वुड बी आल्सो एन एक्सट्रीम व्यू। सेंटिमेंट्स लोगों के जो थे रिलीजियस वो हर्ट हुए थे, जिसकी वजह से मॉब साइकोलॉजी ये शो करती है कि वंस द न्यूज़ स्प्रेड्स तो उसकी अगर तहकीक प्रॉपर्ली ना की जाए तो एक अजीब सी मॉब की मेंटालिटी की वजह से सिंस रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बंदे की नहीं होती, वो चीज जो है वो एग्जैस्परेट कर जाती है। और इधर भी वही चीज नजर आई है, टिपिकल मॉब साइकोलॉजी थी जिसके अंदर एक र्यूमर फैल गया और लोगों ने उसको अंधाधुंध फॉलो करना शुरू कर दिया। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन एक चीज़ जो आपने वहाँ से तो बड़ी बहादुरी के साथ और बड़ी समझदारी के साथ वहाँ से खातून को ले भी गई, थाने पहुँचाया, महफूज हो गया, मामलात जो हैं वो आपने ख़त्म करवाए। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, खातून की जहाँ गलती नहीं थी वो आपकी मौजूदगी में खातून का माफ़ी मांगना वो बड़ा एक अजीब सा जेस्चर हो रहा है कि शायद उसने कोई गलती कर दी है, और वहीं पर आपकी मौजूदगी में उन साहब का उनको माफ़ कर देने का जेस्चर देना कि शायद वो राइट पर हैं, ये बड़ा अजीब सा लग रहा था रात जो हमने वीडियोस देखी आपकी। जी, वीडियोस के अंदर जो सिनेरियो होता है वो थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव जो है वो हर एक को उसको क्रिटिकली एनालाइज करने का भी पूरा हक हासिल है। ऑन ग्राउंड जो रियलिटी होती है वो काफी डिफरेंट होती है, स्पेशली जब आप इस तरह की सिचुएशन को फेस कर रहे होते हैं। जो चीज मैडम की कंसेंट से, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी मैडम की कंसेंट से और रजामंदी से जो वीडियो आपके सामने आई जो दूसरी थी, वो इस वजह से थी बिकॉज दिस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ अ ग्रेटर पिक्चर जो कि हम बहुत देर से डिनाई कर रहे हैं। और अगर हम उस पिक्चर को देखें तो उसके अंदर उनकी सैंक्टिटी ऑफ लाइफ जो थी, हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रायोरिटी वो थी, और हमने ये इंश्योर करवाना था कि शी स्टेज सेफ इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। तो उसके लिए जो मेजर और जो चीज हमें प्रैक्टिकल लगी, मैडम की कंसेंट के मुताबिक हम लोगों ने वो जो है अमल वो किया। बाकी इख्तिलाफ राय का हक हासिल है लोगों को, वो इसके ऊपर इसको क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हैं और वो अपनी जगह शायद ठीक भी हो। सही। अच्छा, आप जब तक पहुंची हैं अपने ऑफिस से यहाँ तक, तो उस वक्त मॉब खासा जो है वो मोबिलाइज भी हो चुका था, वहाँ पे नारेबाजी भी हो रही थी। उस वक्त किसने वहाँ सेव किया? आपकी पुलिस थी मौजूद या मकामी दुकानदार? क्या आपके आने से पहले जो मामलात थे वो कैसे कंट्रोल थे? बेसिकली वहाँ पुलिस मौजूद थी। हमारे फर्स्ट रिस्पोंडेंट जो फोर्स होती है वो डॉल्फिन फोर्स होती है। सही। वो डॉल्फिन फोर्स के जवान भी मौजूद थे, एसपी साहब खुद भी थे, हमारा एसएचओ जो था वो 2 मौजूद थे। उस दिन तक हम पहुंच गए थे। इधर एक्सेस का जो था वो सबसे बड़ा इशू था। हम लोगों को एक्सेस नहीं मिल रही थी टू मेन फिरोजपुर रोड। जिधर ये वाकया पेश आया और जिस दुकान के अंदर ये खातून मौजूद थी, वो बेसिकली इज अ वॉकिंग डिस्टेंस ऑफ 10 मिनट्स फ्रॉम द मेन फिरोजपुर रोड। पाकिस्तानी चौक इज इन द हार्ट ऑफ इटशा, इट्स अ कमर्शियल हब, इट्स वेरी वेरी कॉन्वोल्यूटेड। तो उस वजह से जो मेन इशू आया है वो ये था। दूसरा ये कि मुकामी लोग तो शॉपकीपर्स तो इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए थे, तो बेसिकली प्राइमरीली दे वर पार्ट ऑफ द मॉब। द थर्ड थिंग इज कि हम लोगों से ताउन बहुत अच्छे तरीके से किया कुछ रिलीजियस स्कॉलर्स ने।
बहुत कुछ अच्छे रिलीजियस स्कॉलर्स ने जगह भी हमारे साथ क्लियर करवाने में हमारी हेल्प की, कंसिडरिंग कि हमें 1 साल से ज्यादा इधर हो गया सर्व करते हुए, तो लोकल कम्युनिटी पहचानती है, बिल्कुल, तो उसके अंदर फिर उनको पैसिफाई करने में दैट हेल्प इज दैट फैक्टर हेल्प। सही। अच्छा, एक तो आपकी बहादुरी पर अब आईजी पंजाब भी कह रहे हैं कि आपके कायद आज़म मेडल का वो ऐलान कर रहे हैं। दूसरी जानिब इस पे मैं एडवांस आपको मुबारकबाद भी शहरबानो साहिबा दूंगा, लेकिन साथ ही साथ ये बड़ा एक तासुर हो रहा है कि वहाँ पुलिस और ये लोग ही थे जो बचा रहे थे, बाकी पूरा मॉब जो है वो शायद सारे का सारे खातून के खिलाफ था। तो क्या वहाँ पर भी तकसीम आप कम अज़ कम मुआशरे में एक अच्छी चीज़ थी कि एक तरफ वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं ये गलत है, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि नहीं ये ठीक है, ऐसा जो एक मैं अमूमी रवैया बीएंगे आप क्योंकि इलाके के एसपी भी हैं, ये जानना चाह रहा था। बेसिकली पोलराइजेशन तो हर व्यू पॉइंट पे हो सकती है, लेट इट बी रिलीजियस, पॉलिटिकल और सोशल। पोलराइजेशन जब आपके कोई स्टॉन्च रिलीजियस सेंटिमेंट को लगे कि हिट कर दिया गया, उधर नहीं होती है अनफॉर्चुनेटली। सो द मॉब इटसेल्फ हैड अ सिमिलर साइकोलॉजी and the police were dealt with it in a very brave manner. So I would say कि इसमें unfortunately बहुत सी चीजों की तरह इधर unfortunately polarization नहीं थी, और मॉब जो था उनकी एक ही आइडिया था कि खातून से blasphemous act कमिट हो गया। अच्छा, तो ये मामला तो खासा फिर मुश्किल रहा, जिस वजह से आपको टैकल करने में भी खासा एक टाइम भी लगा, लेकिन बहरहाल आपकी बहादुरी को हम सलाम पेश करते हैं, आपकी फ़हमो फरासत को उससे भी ज़्यादा सल्यूट पेश करते हैं, क्योंकि जिस तरह से आपने वहाँ से उनको खातून को निकाला, सब लोगों को मोबिलाइज़ किया, जैसे मजहबी स्कॉलर्स आप बता रहे हैं वो भी आपके साथ थे इंटैक्ट। तो बहरहाल ये बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया शहरबानो साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद थी, और ये एक वाक़या खुदा न खास्ता ये बर वक्त पुलिस का ना होता तो वाक़या कुछ से कुछ पेश आ सकता था, जिस पे सिर्फ कफ़े अफसोस मलते और कुछ भी बाकी न रहता। अच्छा आगा, आप हमारे साथ जाते जाते मैं चाहूँगा को पैगाम देना चाहेंगे, आपकी कोई फ़ाइट होने जा रही है, मेरे ख्याल 12-13 दिन के बाद अब फाइट है आपकी। अभी रिसेंटली मेरी चैम्पियनशिप आ रही है, वर्ल्ड मुआय थाई चैम्पियनशिप, जो कि थाईलैंड के शहर बैंकॉक में होने जा रही है, जहाँ पर 40+ कंट्रीज़ आ रही है, और इस बार जो इस इवेंट को होस्ट कर रहा है वो है USA अमेरिका, वो करवा रही है। तो बस मैं कहूँगा कि तमाम जितने मेरे चाहने वाले मेरे पाकिस्तानी माँ बहनें भाई जितने भी, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे लिए दुआ करें कि मैं एक बार फिर थाईलैंड जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ, और वर्ल्ड मुआय थाई चैंपियनशिप में पाकिस्तान का एक बार फिर मेडल ला सकूँ इंशाल्लाह ताला। और दूसरी बात ये, जहाँ आपके नए मेडल के साथ फिर हम प्रोग्राम करें इंशाल्लाह, ज़रूर इंशाल्लाह, आपसे मेरा वादा है कि इंशाल्लाह मैं मेडल लेके आऊँगा, और यहाँ बैठ के दोबारा आपसे इस पर डिस्कस करूँगा कि किस तरह मैंने इसको विन किया, क्या मेरी जर्नी थी, क्या मेरी हार्ड वर्क थी, तो इंशाल्लाह ज़रूर बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो चाय पी कर जाइएगा तो ये बड़ा ज़रूरी है। मेडल्स का आपने ढेर लगाया हुआ है, बेल्ट्स आपके कंधे पर हैं, और पाकिस्तान की अब पाकिस्तानियों की दुआएं आपके साथ हैं, तो मेरा ख्याल है ये कामयाबी यकीनी तौर पर आगा कलीम के हिस्से में आएगी और पाकिस्तान के हिस्से में आएगी। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे जनाब। यहाँ पर हमें एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर कुछ मजीद बात होगी। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। मुल्क में महंगाई की सूरत हाल, होल सेलर्स इस वक्त जो हैं वो कुछ और कह रहे हैं, लेकिन मामलात कुछ और बनने, इस पर भी बात होगी। लेकिन एक और बड़ा अहम इशू है, और वो है इस वक्त एक्स की बंदिश। साबिका ट्विटर मौजूदा एक्स, और इस वक्त जो है वो 10 दिन हो गए एक गैर एलानिया सी एक बंदिश चल रही है, और VPN के ज़रिए लोग एक्स इस्तेमाल करने लगे हैं, और इस पर पाबंदियों के खदशे का सामना भी है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स के सर्विसेज 16 फरवरी को मुअत्तल की गई थी। दूसरी जानिब इंटरनेट सर्विस के बार बार बंदिश से सोशल मीडिया सर्विसेज और टेलीकॉम कंपनियों का कारोबार भी ठप हो गया है। एक दिन इंटरनेट सर्विस बंद होने से टेलीकॉम कंपनीज को 94 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इस हवाले से चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट भी शदीद बरहमी का इजहार कर चुके हैं। ताहम अदालती अहकामात के बावजूद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बहाल नहीं किए गए। तर्जुमान PTI के मुताबिक एक्स की बंदिश से मुतालिक वजारत दाखिला से रब्ता किया गया, जबकि सोशल मीडिया की बंदिश पर एक्सपर्ट क्या राय रखते हैं उनसे बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त सोशल मीडिया एक्सपर्ट सदफ साहिबा मौजूद हैं, उनसे इस पे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया सदफ साहिबा आपके वक्त का। ये जो एक हम देख रहे हैं एक्स की बंदिश है, इंटरनेट आए दिन बंद हो रहा है। एक जानिब तो ये जो सोशल मीडिया की अपनी साइट्स है, सोशल मीडिया पाकिस्तान में बहुत सी साइट्स तो ऐसे हैं कि जो मोनेटाइज ही नहीं है, कुछ मोनेटाइज हैं,
तो अगर ऐसे इकदामात के बाद तो ये भी डर लगा हुआ है कि कल को कोई एक्स पाकिस्तान पर ही पाबंदी ना लगा दे। बिल्कुल, इस बार तो बहुत ही आई थिंक हमें अनप्रेसिडेंटेड किस्म की बंदिश का सामना है, क्योंकि हमेशा पहले भी ये होता रहा है। पाकिस्तानियों के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस दफ़ा जितनी ओपेकनेस है, जितनी ट्रांसपेरेंसी का इसमें कमी है, वो हमने पहले नहीं देखी। हम ये जानते हैं कि जब भी सोशल मीडिया साइट्स बंद की जाती हैं, जो टेक्निकल उसका जो टेक्निकल साइड है वो पीटीए ही हैंडल करता है। लेकिन इस बार पीटीए की जानिब से भी हमें कोई प्रॉपर बयान सामने नहीं आया, कोई वजाहत सामने नहीं आई। और इस जो ये ट्रांसपेरेंसी है, इसका ना होना, एक तो ये कि जाहिर है हमारी पॉलिटिकल जो डिस्कोर्स है, जो जमहूरी निज़ाम है, उसको तो मुतासर कर ही रही है। लेकिन जो आपने तस्करा किया कि जो इकॉनमी है, और हम अक्सर अपने आप को भारत से कंपेयर करते हैं, अपने दीगर जो ममालिक है खत्ते में, उनसे कंपेयर करते हैं, जहाँ पे आईटी एक्सपोर्ट्स उनकी जीडीपी का, उनकी मईशत का बहुत बड़ा हिस्सा है। पाकिस्तान को एक डिजिटल मईशत बनाने का ख्वाब जरूर दिखाया जाता है, लेकिन अगर ये बंदिशें इसी तरह चलती रहेंगी, जाहिर है इन्वेस्टर्स, एक तो एक बड़े लेवल पे जो इन्वेस्टर्स हैं उनका आना भी कम होगा। और बहुत सारे फ्रीलांसर्स ऐसे हैं पाकिस्तान में जो पहले ही बड़े मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं। पाकिस्तान से पैसों का बाहर भेजना, बुलाना, ये सब बहुत मुश्किल है, ईज ऑफ बिजनेस नहीं है। और ऊपर से इस तरह के इक़दाम जिनमें उनकी डेडलाइंस के बारे में कोई क्लैरिटी नहीं हो, कम्युनिकेशन के बारे में कोई क्लैरिटी नहीं हो, जाहिर है फ्रीलांसर्स के लेवल पे भी और मुल्क की मईशत के लेवल पे भी एक बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। सही। तो सदब बेग साहबा, ये इस तरह से एक हमने सिर्फ एक्स का देखा, वो प्लेटफॉर्म बंद है, बाकी सारे खुले हैं। एक किसी प्लेटफॉर्म के बंद करने से मतलब इतना ज़्यादा कोई फ़ायदा बंद करने वालों को या नुकसान जिनके ये बंद हो गए हो सकता है? बिल्कुल, देखिए फायदा तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे सीरियसली नहीं समझ आती कि इसका क्या फायदा होगा। एक्स की बंदिश होने से लोगों को अवेलेबल नहीं है, लेकिन किसी की पॉपुलैरिटी में कोई इजाफा हो रहा है। किसी की पॉपुलैरिटी नहीं बढ़ती, डिस्कोर्स जो है वो होता है, वो यूट्यूब पे भी हो जाएगा। जिस दिन आप खुलेगा सारी इन्फॉर्मेशन लोगों के सामने होगी, इन्फॉर्मेशन का फ्लो आप रोक नहीं सकते। हाँ, नुकसान जरूर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जिस तरह जो डिजिटल इकोनॉमी काम करती है, फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया मैनेजिंग बहुत एक मेजर फ्रीलांसिंग की फील्ड है। सोशल मीडिया मैनेजिंग में आप सूट्स सेल करते हैं, राइट? कि आप एक्स के ऊपर भी, इंस्टाग्राम पे भी, मेटा पे भी, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी अपने क्लाइंट का कंटेंट अपडेट करेंगे। अब उसमें आप क्लाइंट को ये नहीं कह सकते कि हमारे मुल्क में क्योंकि स्लो है, या वीपीएन बंद हो गया, या एक्स बंद हो गया, तो उनका जो पूरा का पूरा क्वालिटी ऑफ सर्विस है, जो आपने कमिटमेंट की है, वो मुतासर होती है। तो जाहिर है सिर्फ कोई ये नहीं देखेगा क्लाइंट कि अच्छा उसने 3 पे कर दिया और एक प्लेटफॉर्म पे नहीं किया, व्हाट इज बीइंग अफेक्टेड, कि आपके जो डिलीवरेबल्स थे, जो आपके टारगेट्स थे, वो आप मीट नहीं कर पाए। इसलिए एक तो कॉन्फिडेंस के आप दोबारा पाकिस्तानियों के पास क्यों आएंगे अगर आप सफर कर चुके हैं। और अभी अगर आप एक्स पे जाएं वीपीएन लगा के, आपको बेशुमार ऐसे लोगों के ट्वीट्स नजर आएंगे, पोस्ट नजर आएंगी, जिसमें वो ये बात कर रहे हैं कि हम अपनी डेडलाइंस नहीं मीट कर सके, हम अपने क्लाइंट से बात नहीं कर सके, जिसका उनकी फ्यूचर पर भी, उनके रिज्यूमे पे, जो फाइवर और इस तरह की वेबसाइट पे काम करते हैं उस पर रेटिंग्स होती हैं, उसकी रेटिंग्स पे नुकसान पड़ेगा। तो डेफिनेटली लॉन्ग लास्टिंग नुकसान है, और बहुत कोई शॉर्ट टर्म मकसद के लिए, जो मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि वो मकसद क्या है। इंफॉर्मेशन का फ्लो डिजिटल दौर में रोकना नामुमकिन है। तो ये रोकने की कोशिश क्यों की जा रही है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? आई होप कि हुकूमत की जानिब से हमें ये कोई समझा सके कि इसका मकसद क्या था। बिल्कुल, ये जो है वो शायद वो मकसद तो हासिल हो ना हो, लेकिन लोगों के रोजगार जहाँ पर हैं, और पाकिस्तान में जो एक इंटरनेट के साथ जुड़ी हुई जितनी भी सोशल साइट्स पर काम करने वाले, उनके लिए मुश्किलात ज़रूर हो रही है। बहुत शुक्रिया सदब बेग, आप हमारे साथ मौजूद थी। या राइट्स की जब भी हम बात करते हैं तो दूसरी जानिब कंज्यूमर राइट्स बड़ा एक अहम मामला है। सस्ते बाज़ारों की बात करें, रिलीफ ना मिला, आवाम महंगाई से परेशान है। मुल्क भर में खाने पीने की अशिया इस वक्त आम आदमी की दस्तरस से दूर होती जा रही हैं। दूसरी जानिब रमज़ान में यूटिलिटी स्टोर्स ने घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में कमी का भी ऐलान कर दिया है। तो एक जानिब कीमतें बढ़ी और दूसरी जानिब कीमतें कम चल रही हैं। हम इस पे बात करेंगे। हमारे साथ अब्दुर्रऊफ इब्राहिम साहब मौजूद हैं, चेयरमैन कराची होलसेलर ग्रोसरी एसोसिएशन। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कमर कस ली है, हाथ वाथ कफ रंग लिए हैं लोगों को, रमज़ान आ रहा है, तमाम तर बरक़ात जो हैं वो होलसेलर्स दुकानदार समेटेंगे ना, अल्लाह ताला की तरफ से जितनी भी बरक़ात है। चीज़ें महंगी करके आप लोग कुछ ऐसा प्लान किया?
ये पिछले प्रोग्राम में भी यही बात हुई थी, छोटा शैतान बड़ा शैतान, ये तो हुई हैं। अच्छा। लेकिन मैं आपसे ये कहता हूँ कि रमज़ान बाबरकत महीना है, उसमें आप सबको हम शामिल नहीं कर सकते। यानी 5% ऐसे लोग हैं जो एक काला धब्बा हैं, जो भी इस तरह के मामलात करते हैं, महंगाई करते हैं। हालांकि कि देखा जाए कि अल्लाह रब्बे करीम जब दस्तरखान बिछता है ना, तो ये आप समझ लें एक की जगह 4 आदमी खा लेते हैं। अल्लाह ताला इतनी बरकत नाजिल करता है। तो ये महीना ही रमज़ान का अल्लाह का है, तो इसमें तो मेरा ख्याल है हर आदमी को रियायत देनी चाहिए। 5%, 10% फेस्टिवल तो दुनिया में चलते हैं। चीज़ें महंगी हो जाती हैं। देखिए, महंगी होना एक अलग बात है और लोग अपनी नीयतन महंगा करें, दोनों में फ़र्क है, दोनों में फ़र्क है। अब जहाँ भी आप देखेंगे, अभी यूटिलिटी की भी आप थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे कि यूटिलिटी 60 अरब रुपए की सब्सिडी देती है सालाना। पर आपको ये पता है कि कभी चीनी महंगी होगी तो 75% आपको चीनी नहीं मिलेगी। वो भी पोर्श इलाकों में है ना, मिडिल इलाकों में बहुत कम है और गरीब इलाकों में और कम है। स्टोर 500 स्टोर हैं पूरे पाकिस्तान में। आप ये कहते हैं कि जी ये हम साबुन सस्ता कर देंगे, तेल सस्ता कर देंगे। तेल का ब्रांडेड का रेट आज भी 600 रुपये है किलो, और यही खुला तेल 350-400 रुपये का बिकता है, जो 90% खाया जाता है। तो कहाँ सब्सिडी है ये? मुझे आप बताएं कि साबुन मुझे कोई लक्स इस्तेमाल करना है, गरीब आदमी तो कम से कम वाला इस्तेमाल करेगा। तो ये साबुन या उससे कोई भला नहीं होना किसी का। इसकी जगह पे 2000 का उन गरीब नादिर लोगों को दिया जाए जो मुस्तहिक हैं, वो कार्ड से अपनी मर्जी से चाहे वो शॉपिंग कर लें, लेकिन वाउचर बना दिए जाए। वाउचर बना दिया जाए ना। अच्छा। उन नादिर लोगों का, जैसे आप इनका बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, इसी तरह आप राशनिंग सिस्टम लाएं, 2000 का 3000 का जैसे आप करना चाहें। तो वो तो प्रैक्टिकल है, लेकिन ये नॉन प्रैक्टिकल है, जिसके किराए भी हम भरते हैं, जिसकी तनख्वाहें करोड़ रुपए जाती हैं। क्यों जाया कर रहे हैं आप कम से कम डायरेक्ट जाए गरीबों को, वो सोचें। आटा हमारे यहाँ जो फ्लोर मिल मालकान ने भी एक उद्यम मचाया हुआ है, 97 की इंपोर्टेड गंदम आ रही है, आज भी 141 रुपए का आटा बिक रहा है और 124 रुपए का 2.5 नंबर आटा बिक रहा है। क्यों? 15 रुपए क्यों ज्यादा हैं? उनके ऊपर कोई क्रैकडाउन हुआ है? आज तक जितने भी हम बातें करते हैं कोई क्रैकडाउन नहीं होता। यहाँ तक आप स्मगलिंग की बात करेंगी तो स्मगलिंग का माल क्या नहीं आ रहा है? नहीं जा रहा है, आ रहा जा रहा है। लेकिन हम अपना रेवेन्यू कब बचाएंगे, इस मुल्क को कब बचाएंगे? नहीं, लेकिन अब अगर हम बात करते हैं कि हम ये तो चलें यूटिलिटी स्टोर्स वाला एक बड़ा अहम मामला है, लेकिन मिडिल क्लास तबका जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स की तरफ नहीं जा रहा होता। वो अमूमन कोशिश करता है कि मोहल्ले में जो भी दुकान है, जो भी स्टोर है, जहाँ से भी वो ले ले। लेकिन वो कहते हैं कि जब वहाँ जाते हैं वो कहते हैं भाई दालें पीछे से महंगी हैं, दुकानदार ये कह रहा है, चीनी पीछे से महंगी है, मसाला जात पीछे से महंगे आ रहे हैं। यानी पीछे कौन है? होलसेलर, आप लोग, डीलर्स जो हैं वहाँ से। अब आप लोग वहाँ, वो ये होता है इल्ज़ाम आप लोगों पर कि आप लोगों ने ज़ख़ीरा पहले ही कर लिया, रमज़ान आएगा तो फिर खोलेंगे और उसके बाद फिर कीमतें बढ़ चुकी होंगी। अब 1 रुपया या 2 रुपया भी 1 किलो पे बढ़े तो टनों के हिसाब से दाल वहाँ निकलनी है, उसके लिए तो करोड़ों रुपया वहीं हो जाता है। देखिए, मैं आपको बताऊं, जैसे आप कोई ट्रक भी लेंगे कि 30 टन हो या 12 टन हो, तो उसकी कीमत एक कॉस्टिंग बनती है। 400 रुपये से भी 1 करोड़ रुपए की गाड़ी बन जाती है। जाहिर सी बात है, वो अगर 2 रुपये भी रखता है तो उसका तो करोड़ रुपए में क्या बचेगा? यहाँ से किराया दे के वहाँ पहुँचे, फिर कहीं कोई पैसे बैंड हो जाए, कोई खा जाए, तो वो अफोर्ड नहीं कर पाता। अब रिटेलर पे आज तक चेक एंड बैलेंस नहीं हुआ है। आप जब भी रोएंगे वही रोएंगे, आप 35% ज़्यादा हैं। आज तक किसने रोक लिया है? किसी ने नहीं रोका है। अब आप बताएंगे कि यूटिलिटी स्टोर की मैं पहली मिसाल दे दूं कि मेरे हिसाब से 70% पोर्ट्स इलाकों में जहाँ किसी को भी पेट्रोल जला के जाना नहीं है, वहाँ क्यों जाएगा अपना पेट्रोल? भाई 500 रुपये का वहाँ मैं 100 रुपये की सब्सिडी लेने जाऊँ? नहीं हो सकता ये। मिडिल इलाकों में आप देख लें 15% ऐसे हैं वहाँ जाने को ही कोई तैयार नहीं, जाएगा भी नहीं। और बाकी गरीब लोग हैं, उनके यहाँ कभी कुछ मिलेगा नहीं। आप लिख लें मेरी बातें सारी। सही नहीं, मैं ये तो हो गया यूटिलिटी स्टोर्स का मामला। मैं तो बात कर रहा हूँ कि इस वक्त होलसेलर्स, क्योंकि आप नुमाइंदा होलसेलर की मैं आपको बता रहा हूँ कि होलसेलर में जैसे आप 1 रुपया किलो या कहीं 8 आने, कहीं 2 रुपये, ये तो आएगा ही फर्क।
जहाँ तक कि अगर आप कोई चीज़ लेने जाएंगे, कोई भी दाल उठा लें आप, ये क्यों फ़र्क आएगा जब कीमतें एक कंट्रोल हैं, रमज़ान आते ही वो क्यों बढ़ जाएगी? डिमांड बढ़ती है, आप लोग महंगा करते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, रमज़ान में जो होता है एक यूँ समझ लें कि दालों की खपत भी जो पूरे साल नहीं होती वो 1 महीने में होती है, शाबान और रजब में हो जाती है। जब आप बेसन वगैरह जिससे पकौड़े वगैरह बनते हैं, जिससे आप दालें इस्तेमाल होती हैं, जितनी भी पकवान वगैरह में, हर आदमी तो गोश्त अफोर्ड नहीं करता, ये बात तो पक्की है। वो 1 किलो में 40 आदमी दाल खा सकते हैं, वो नहीं अफोर्ड करता। तो दाल पे गुजारा ज़्यादा है हमारा। सब्जियां भी महंगी हो चुकी हैं। मैं तो यही दरख्वास्त करूंगा कि देखें, आप कहते हैं कि होती है तो फिर महंगी कर दी जाती है जी, दालें अगर ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं तो वो महंगी हो जाती है। नहीं होंगी महंगी। मैं आपको बताऊं क्यों, इसकी वजह है कि कंपटीशन इतना है। ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, इतना कंपटीशन होता है कि बराबर वाला दुकान उसको मीट नहीं कर सकता। हज़ारों टन में सौदे होते हैं, तो पूरे पाकिस्तान में जाता वहाँ नहीं हो सकता, ये अच्छा मुमकिन ही नहीं है। इम्पोर्ट बेस्ड कंट्री है हमारी, पल्सीज में, तो आप कैसे करेंगे? ये हो ही नहीं सकता। दूसरा मैं आपको बात बताऊं कि अगर पाकिस्तान में चाहे हर आदमी दर्द दिल रखे और सोचे कि इस मुल्क के लिए हमने क्या कर रहे हैं, इस अवाम के लिए क्या कर रहे हैं, हमारे हमसाये के लिए क्या कर रहे हैं, हमारे रिश्तेदारों के लिए क्या कर रहे हैं, हमें तो ये सोचना चाहिए कि उनको रिलीफ हम कैसे दें। एक बच्चे की आप किसी को भी उठाएं, मिडिल तबका ले लें या गरीब तबका ले लें, वो स्कूलों से फारिग हैं। अब आप सोचें कि मेरी सैलरी 25,000 है तो मैं बिल भी नहीं भर सकता, हर रोज़ एक बिल में इजाफा हो रहा है। आप अंदाज़ा लगा लें कि गरीब आदमी एक वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो चुका है। इसमें हम ये बातें कर रहे हैं, कहीं हम देखते हैं सियासत की नज़र हो रहा है कि जी ये पार्टी वो पार्टी, हमारा किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है। हम इसको पाकिस्तान को उस डगर पे ले जाना चाहते हैं। हमारी ख्वाहिश है कि हमारी आइंदा नस्लें भी देखें कि हम पाकिस्तान को एक ऐसा बनाना चाहते हैं कि हर आदमी को, गरीब को रोटी मुयसर हो, स्कूल बच्चों को मिले। आप ये देख लें स्कूलों का हाल, गधे घोड़े बंधे हुए हैं। सब बड़ी एक अहम, आप बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी अच्छी बात कर दी कि ये कर सकते हैं। अभी आपने खुद ये कहा कि एक आम आदमी है ना, वो तो गोश्त नहीं अफोर्ड कर सकता, वो तो दालों पे गुजारा होता है, क्योंकि 1 किलो दाल लेके कितने दिन तक वो चला सकता है, किलो गोश्त नहीं वो चला सकता, नहीं कर सकता दिन के लिए। अब आटा है, दाल है, ये बुनियादी सी ईदी साहब कहा करते थे, जिस बंदे के पास चने की दाल या मसूर की दाल और आटा तक पहुंच जाए तो वो जिंदगी कम से कम बची रहेगी, वो मरेगा नहीं। हाँ, तो अब ये जो चीज़ें हैं ये आप लोगों के ही एसोसिएशन के साथ जुड़ी हुई हैं। तो ऐसा पाकिस्तान में क्यों नहीं प्लान होता कि अगर कीमतें फॉर एग्जांपल 150 रुपए में किसी दाल की कीमत है तो वहाँ 2 या 3 रुपए कम कर दी जाए कि यार ये रमज़ान का तोहफा है पूरे पाकिस्तान के लिए, लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ से पूरे पाकिस्तान में सप्लाई होनी है, तो 2 रुपया वहाँ पर कम हो और वही आगे तक ऐलान हो, और वो ज़्यादा बेहतर नहीं है? मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ आपकी टीवी के तवज्जुह से कि कराची होलसेल ग्रोसरी एसोसिएशन पूरे पाकिस्तान में जितनी गल्ला मंडियाँ भी हैं, आप यकीन माने 5 से 10% कमी की कर दी गई है। अच्छा, ये आप मैं हर साल देख रहा हूँ। आप राशन जो बढ़ता है गरीबों के लिए, वो आप देखें डिस्काउंट रेट पे बिक रहा है। सही बेचते हैं लोग, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बोलता हूं कि अगर आप इसको अंदाजा लगाने जाए ना अभी भी कि ये इतना महंगा क्यों है, सही, मैं तो पहला सवाल करूंगा कि इतना महंगा क्यों है भाई। अगर हम बोलते हैं माश की दाल 450 रुपए किलो है तो 600 रुपए किलो क्यों है? मैं तो रिटेल की बात करता हूँ। दाल मूंग अगर 250 रुपए किलो है, ये होलसेल में 250 है। जी सर, तो ये 350 रुपए किलो क्यों है? आप मुझे पूछते जाएं आप। तो ये फिर इसका मतलब है रिटेलर्स यानी होलसेल में कमी वाकई हुई है। अच्छा, काबुली चना 300 रुपए जो 450 रुपए किलो बिकता था। आप मुझे बताएं, क्या ब्यूरो ऑफ सप्लाई नहीं है, प्राइस कंट्रोल वाले नहीं है, क्या कमिश्नर नहीं है, डीसीज नहीं है, एसीज नहीं है, कोई नहीं है? क्या हमारा चेक एंड बैलेंस कभी होगा ही नहीं? रिटेल कंज्यूमर है डायरेक्ट। मैं आज बार बार कहता हूं, इस आपके टीवी के तवज्जुह से मैं माफी और हाथ जोड़ के दरखास्त करता हूं कि खुदारा इस पे चेक एंड बैलेंस रखें, नहीं तो ये आप वही कहते रहेंगे कि महंगाई है। महंगाई तो डायरेक्ट अफेक्ट करती है उन एक किलो वालों पे, 2 किलो वालों पे या आधा किलो वालों पे। अगर गरीब आदमी तेल लेता है 1 किलो भी या आधा किलो तो वो अफोर्ड करता है 200 रुपए में, लेकिन जहां ब्रांडेड तेल होगा 550 रुपए,
वही तेल आपके एनजीओ, आपकी शादी हाल, शादी में या आपके घर में भी सब 90% यूज होता है। बिल्कुल। लेकिन खुदारा कोई चेक बैलेंस नहीं है। जब आपका 97 की गंदम में तो 115 रुपए किलो आटा बिकना चाहिए, आज 124 में 2.5 नंबर क्यों बिकता है? 141 में फाइन आटा क्यों बेचा जा रहा है? क्या चेक एंड बैलेंस नहीं है? क्या फ्लोर मिल वालों को कोई पूछने वाला नहीं है? वजह क्या है? मैं इस दर्द को मैं महसूस कर रहा हूं कि इस मुल्क के पाकिस्तान के लिए हम क्या कर सकते हैं। सिर्फ बातें करने हम बैठे हैं, हमें प्रैक्टिकल सोचना है, प्रैक्टिकल अप्रोच लानी है। हर आदमी बोलने को तैयार नहीं है। का तो फिर मामला है कि रिटेलर्स तो हर जगह फिर वही कमा रहे हैं, इसका मतलब है। और मतलब कहाँ है? आप ऐसा करें ना, मैं आपको होलसेल देता हूं, आप कभी चले जाएं यूटिलिटी स्टोर पे, जो होलसेल से लेके यूटिलिटी स्टोर पे लिया जाता है टेंडर से के थ्रू, लेकिन आप यकीन माने कि ये 400 की चीज 550-600 तक बिकती है। क्वालिटी अच्छी नहीं होती। क्वालिटी भी 2 नंबर मिलेगी, ये भी आप ही मैं बता दूं, 1 नंबर दाल और 2 नंबर दाल। तेल का जो भी ब्रांड लगा दें वो बिकेगा 550-600। इसको वसूल कौन कर रहा है? चीनी। जब आपकी 200 रुपए किलो थी तो लाइन में 1 किलो भी नहीं मिलती थी। तो ये आलम को छोड़ें, आप बिल्कुल सीधा रास्ता अपनाएं कि यार जहां आप लगे कि यहां रुश्वत सतानी होगी, यहाँ ब्यूरोक्रेसी कुछ मारेगी, यहाँ कुछ और मारेंगे, इससे बेहतर नहीं है कि हम ट्रांसपेरेंट सिस्टम लाएं। क्या सिस्टम कैसे होना चाहिए? राशनिंग सिस्टम हो। अच्छा भाई, राशनिंग सिस्टम सिंपल मैटर है, कोई वो नहीं है, क्योंकि आजकल तो इतने अफोर्ड नहीं कर सकती गवर्नमेंट भी कि ये इतने स्टोर, राशनिंग स्टोर भी खोले। सिर्फ वाउचर सिस्टम हो कि 2000 या 3000 उसको पैकेज दिया जाए कि आप जहां जाएं ये राशन ले सकते हैं। कितना बड़ी सहूलत है ये, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? हर जगह ये लूट मारी हमने लगानी है, इससे कोई फायदा नहीं होगा। ये मेरे ख्याल में ये राशन सिस्टम एक बार हुआ भी है, भुट्टो के दौर में हुआ था। जब हम छोटे, मतलब छोटे भी नहीं थे, इतना तो याद है कि हम मैट्रिक में थे, तो हम लोग जब वो राशन, अम्मा बोलती राशन लाना है, तो आटा भी मिलता था, चावल भी हम उसी थैली में लाते थे और वो राशनिंग दिखाते थे, हम चले आते थे। देखिए आज भी भुट्टो साहब वाला वो फार्मूला आज भी मौजूद है, आप अपना लें। ऐसा नहीं है कि हम किसी गवर्नमेंट के खिलाफ हों या वो सियासी पार्टी, जो अच्छा काम है उसको अप्लाई करें, लें कि यार ये अच्छा काम कर रहा है, उस जगह चढ़ जाएं। अब हमारा ये मुल्क भी इंतशार की नज़र हो रहा है। मैं दरख्वास्त करूंगा सबसे, नौजवान नस्ल से भी, मिडिल तबका, बूढ़े जितने भी हैं, सिर्फ पाकिस्तान के लिए सोचें। ये इलेक्शन भी हो चुके, अब इलेक्शन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ अब कुछ भूलने का टाइम है। ब्लैक मार्केट आप समझते हैं कि रमजान में नहीं होगी? हम ये देखते हैं कि चीजें जब महंगी हो जाती हैं तो यही भी तो हम ही लोग हैं ना, हम ही पाकिस्तानी कारोबार करने वाले, छोटी सी रेडी लगाने वाला, बड़ी दुकानदारी करने वाला और बहुत बड़े होलसेलरों से ऊपर फैक्ट्रियों तक, सब जगह ये चीजें तो होती हैं ना, हम ही लोग हैं जो ये कर रहे हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, जब आपकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी ना तो उनके भी नखरे बढ़ जाते। सच्ची ये भी है, आपका कहना भी वजह है कि जहां आप देखेंगे रूह अफ़ज़ा जो कोई भी हम पिछले साल लिया था तो मेरा ख्याल है 240 रुपए का था, आज 340 रुपए का है। चीनी तो वही रेट है, चीनी का रेट तो वही है जिससे रूह अफ़ज़ा बन रहा है, वही खुशबू डलनी है। और जो भी आइटम हम उठा लें, खजूर जो मेरा ख्याल है 300-325 रुपये किलो थी, आज 600 रुपये किलो है। आप कोई चीज़ का अंदाज़ा हाथ तो रखने जाएं कि गरीब आदमी अपना बजट तो बना के दिखा दे ना। मैं तो वो बात मानूंगा कि वो अपनी रोटी खा के दिखा दे, वो अपना किराया भर के दिखा दे, यूटिलिटी बिल भर के दिखा दे। तो ये मुमकिन ही नहीं है। मुश्किल जो है वो नजर सिर्फ हमें अपने आप को सुधारना है, अपने गरीब लोगों को बराबर, हमसायों को देखना है, हमने अपने रिश्तेदारों को देखना है। अब नई हुकूमत के लिए अब्दुर्रऊफ साहब बड़े चैलेंजेस है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। और रमज़ान मुबारक आ रहा है जनाब, जहां पर इस वक्त सबसे बड़ा इशू होता है आम आदमी के लिए कि रमज़ान मुबारक कैसे गुजारा जाएगा, क्योंकि महंगाई बहुत है। तो इस महंगाई से पाकिस्तानी अवाम की जान कब छूटेगी ये तो अल्लाह ही जाने। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।